ओके स्टूडेंट, क्या बता रखा है इसमें? सेल में मैनी ऑर्गेनल्स होते हैं, ठीक है। हर ऑर्गेनल की अपनी एक स्पेसिफिक प्रोटीन होती है, राइट। न्यूली सिंथेसाइज प्रोटीन अपने करेक्ट लोकेशन पर पहुंचना जरूरी है, जो आप पढ़ोगे कैसे पहुंचेगी। इस प्रोसेस को आप बोलते हो प्रोटीन sorting या प्रोटीन टारगेटिंग। sorting के लिए मैंने बोला था कुछ सिग्नल सीक्वेंस होती है हर प्रोटीन पर। सपोज माइटोकॉन्ड्रिया की जाने में पहुंचने वाली प्रोटीन है, तो उसमें कौन सी वाली सिग्नल सीक्वेंस है? माइटोकॉन्ड्रिया। तो हर प्रोटीन की कुछ ना कुछ पे सिग्नल सीक्वेंस है जो उसकी मदद करेगी अपने टारगेट तक पहुंचाने में। नेक्स्ट, ये वाला पिक्चर देखिए स्टूडेंट, इस पिक्चर में क्या समझा रखा है? ये देखो, समझ में आ रहा है इस पिक्चर में एमआरएनए और एमआरएनए पे राइबोसोम, और राइबोसोम से बन रही है प्रोटीन, ठीक है। एक ये वाला पाथवे सेल यूज करती है प्रोटीन sorting के लिए, और एक ये वाला पाथवे यूज करती है। इस वाले पाथवे को हम बोलते हैं, फर्स्ट वाले पाथवे को सिक्रेटरी पाथवे। बिल्कुल ध्यान से समझना, बिल्कुल सिंपल कॉन्सेप्ट है प्रोटीन sorting। फर्स्ट वाले पाथवे में अभी ट्रांसलेशन कंप्लीट भी नहीं हुआ है और आपकी प्रोटीन बन रही है। कंप्लीट प्रोटीन बनी भी नहीं, उससे पहले ही वो अपने टारगेट पर पहुंचना शुरू कर देती है। इस तरह के ट्रांसलोकेशन को आप बोलते हो को ट्रांसलेशनरी, या पोस्ट बोलोगे को, क्योंकि अभी ट्रांसलेशन चल रहा है और ट्रांसलेशन के चलते चलते ही प्रोटीन अपने टारगेट तक पहुंचे, उसको बोलते हो आप को ट्रांसलेशनरी ट्रांसलोकेशन। को ट्रांसलेशनरी ट्रांसलोकेशन जिस पाथवे में होता है उस पाथवे को बोलते हो आप सिक्रेटरी पाथवे। इसका मतलब समझना, सिक्रेटरी पाथवे। सिक्रेटरी पाथवे हमारे सेल्स में बनती है सिक्रेटरी प्रोटीन। सिक्रेटरी प्रोटीन का मतलब जो प्रोटीन सेल के बाहर जाए, जो प्रोटीन सेल एक्सक्रीट करे, सिक्रेट करे, तो वो प्रोटीन सबसे पहले आपकी जाती है ईआर में। ईआर से प्रोटीन जाती है गोल्जी में, और गोल्जी से प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस करती हुई सेल के बाहर। आपकी प्रोटीन सपोज प्लाज्मा मेम्ब्रेन वाली प्रोटीन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन वाली, तो जो प्रोटीन प्लाज्मा मेम्ब्रेन में पहुंचने वाली है वो भी इस पाथवे को यूज करेगी। वो प्रोटीन पहले जाएगी ईआर में, ईआर से गोल्जी में, गोल्जी ईआर से गोल्जी में जब जाएगी तो वेसाइकल्स बनेंगी, वेसाइकल्स के जरिए गोल्जी में, गोल्जी से दोबारा वेसाइकल्स बनेंगे और वेसाइकल्स मर्ज हो जाएगी प्लाज्मा मेम्ब्रेन में। जिन प्रोटीन का डेस्टिनेशन लाइसोसोम है, जिन प्रोटीन का डेस्टिनेशन लाइसोसोम है, वो प्रोटीन भी इस पाथवे को यूज करेगी। कैसे? लाइसोसोम में जाने वाली प्रोटीन का रूट बताओ। फर्स्ट ईआर, देन गोल्जी, वेसाइकल से होते हुए गोल्जी, देन वेसाइकल से होते हुए लाइसोसोम। जिन प्रोटीन को सेल से बाहर सिक्रेट होना है उन प्रोटीन का डेस्टिनेशन बताओ, रूट बताओ। पहले फर्स्ट ईआर, देन गोल्जी, देन वेसाइकल्स, देन वेसाइकल्स से सेल के बाहर। सिक्रेटरी पाथवे जिन प्रोटीन को ईआर में ही रहना है, ईआर में भी तो बहुत सारी प्रोटीन्स होती है, तो वो प्रोटीन यहाँ कहां पे रह जाएंगी? ईआर में। जिन प्रोटीन को गोल्जी में रहना है वो कहां पर रह जाएंगी? गोल्जी में। लाइसोसोमल वाली प्रोटीन गोल्जी से होती हुई लाइसोसोम में चल जाएंगी, और इस वाले पाथवे को आप बोलते हो सिक्रेटरी पाथवे। क्लियर? को ट्रांसलेशनरी ट्रांसलोकेशन या पोस्ट को सिक्रेटरी पाथवे। व्हाई यू आर सेइंग द सिक्रेटरी पाथवे? क्योंकि सिक्रेटरी प्रोटीन भी इसी पाथवे को यूज करती है, ठीक है ना। सिक्रेटरी प्रोटीन सपोज एक पेनक्रियास सेल है, और पेनक्रियास सेल में मुझे बता सकते हो कि कौन सी सिक्रेटरी प्रोटीन होती है? इंसुलिन। पेनक्रियास सेल क्या बनाती है? इंसुलिन। तो इंसुलिन बनी हुई इंसुलिन पहले कहां जाती है? ईआर में, ईआर से गोल्जी में, गोल्जी से वेसाइकल्स में, सेल के बाहर। अगर आपकी सेल ईआर में जा रही है, कोई भी सिक्रेटरी प्रोटीन ईआर में जा रही है, गोल्जी में जा रही है, तो पक्का से उस प्रोटीन में कोई ना कोई मॉडिफिकेशन हो रहा है। ईआर और गोल्जी मेजर साइट है पोस्ट ट्रांसलेशनरी मॉडिफिकेशन करने के लिए। जब आपकी प्रोटीन ईआर में रहती है या ईआर में जाती है तो उसमें कई प्रकार के मॉडिफिकेशन होते हैं। उस मॉडिफिकेशन को हम बोलते हैं पोस्ट ट्रांसलेशनरी मॉडिफिकेशन, जो हम डिटेल से पढ़ने वाला है। ये रूट क्लियर संजना? नाउ इस रूट को देखिए, इस रूट को आप बोलते हो पोस्ट ट्रांसलेशनरी ट्रांसलोकेशन। यहां पर देखना आपकी पूरी प्रोटीन बन जाती है, पूरी प्रोटीन बनी, और बनने के बाद में वो अपने डेस्टिनेशन पे पहुंचती है। ये वाला पाथवे, इसको साइटोसोलिक पाथवे भी बोलते हो, तो साइटोसोलिक पाथवे, और इस वाले पाथवे को आप बोल रहे थे
सिक्रेटरी। साइटोसोलिक पाथवे, पहले प्रोटीन बनी फिर कहां चली गई, अगर न्यूक्लियस की है तो न्यूक्लियस में, अगर पेरोक्सिसोम्स की है पेरोक्सिसोम, अगर क्लोरोप्लास्ट के सिग्नल सीक्वेंस है क्लोरोप्लास्ट में पहुंचेगी, माइटोकॉन्ड्रिया की है माइटोकॉन्ड्रिया। समझ गए? पेरोक्सिसोम में कौन से वाले पाथवे से जाती है, सिक्रेटरी पाथवे या साइटोसोलिक, साइटोसोलिक। लाइसोसोम में सिक्रेटरी पाथवे। प्रोटीन जब अपने टारगेट पर पहुंचती है, यहां पर जैसे माइटोकॉन्ड्रिया में जाएगी तो यहां पर फोल्डेड दिखा रखा है इसको, फोल्डेड। क्या फोल्डेड प्रोटीन मूव इनसाइड द माइटोकॉन्ड्रिया? प्रोटीन अनफोल्डेड स्टेट में ही अपने टारगेट पर पहुंचेगी। क्लियर? ओके, नेक्स्ट ये वाला पिक्चर देखिए स्टूडेंट्स। इस पिक्चर में क्या समझाया गया है, फ्री राइबोसोम, फ्री राइबोसोम। देखो एक और बात समझना, आप सेल बनाते थे, न्यूक्लियस और राइबोसोम। तुम बता सकते हो राइबोसोम की लोकेशन क्या होती थी? राइबोसोम जो मेजर एक सेल ऑर्गेनल है जो हेल्प करता है प्रोटीन सिंथेसिस में, राइबोसोम की लोकेशन साइटोसोल, बस यही बोलोगे? या ईआर की मेम्ब्रेन पर भी, ईआर की, ये ईआर बनाए मैंने, और ईआर की मेम्ब्रेन पर भी पाए जाते हैं राइबोसोम। जिन प्रोटीन को ईआर में जाना है या सिक्रेटरी प्रोटीन, वो किससे बनाई जाएगी? ईआर की मेम्ब्रेन में पाए जाने वाले राइबोसोम से। तो यहां पर देखना कौन कौन से राइबोसोम लिखा है, फ्री राइबोसोम, और यहाँ पे कौन सा वाला है, मेम्ब्रेन बाउंड। फ्री राइबोसोम वाली से जो प्रोटीन बनेगी वो कहां पहुंचेगी, न्यूक्लियस में, माइटोकॉन्ड्रिया में, क्लोरोप्लास्ट में और पेरोक्सिसोम्स में। और जो मेम्ब्रेन बाउंड है उससे वो सबसे पहले कहां पहुंची, ईआर में, फिर ईआर से गोल्जी, देन गोल्जी से प्लाज्मा मेम्ब्रेन और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में भी पहुंच रही है। पेरोक्सिस, एक सेकेंड, यस, मेम्ब्रेन बाउंड राइबोसोम पहले ईआर में जाएगा फिर गोल्जी में, और गोल्जी से प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सिक्रेटरी वेसाइकल्स, पेरोक्सिसोम्स की मेम्ब्रेन वाली प्रोटीन भी जा सकती है, लाइसोसोम वाली भी, एंडोसोम और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। इन शॉर्ट में आपको ये समझाना चाहती हूँ, सेल के पास दो पाथवे है, सिक्रेटरी पाथवे और साइटोसोलिक पाथवे। सिक्रेटरी पाथवे का रूट बताओ, बोलो दीपक। ईआर, देन गोल्जी, देन गोल, अगर लाइसोसोम की है तो लाइसोसोम में चल जाएगी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। और न्यूक्लियस की जो इनसाइड वाली न्यूक्लियस ल्यूमेन की जो प्रोटीन है वो कौन से वाले पाथवे से जाएगी, साइटोसोलिक पाथवे। ओके, नेक्स्ट पिक्चर देखिए। ये एक एक्सपेरिमेंट है सिक्रेटरी पाथवे के रूट को समझने के लिए। सिक्रेटरी पाथवे के रूट को समझने के लिए, सिक्रेटरी पाथवे का रूट मैं बता रही हूं, ईआर, देन गोल्जी, वेसाइकल्स से होती हुई प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ऐसे मैं सिक्रेटरी पाथवे का आपको रूट बता रही हूं। एक एक्सपेरिमेंट, पल्स चेस एक्सपेरिमेंट, इससे प्रूव होगा कि पहले सिक्रेटरी प्रोटीन ईआर में जाती है, फिर गोल्जी में, ईआर देन वेसाइकल्स, फिर गोल्जी, फिर वेसाइकल्स, फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन से अगर सिक्रेटरी प्रोटीन है तो आउट ऑफ सेल। तो इसमें आपने क्या किया, पल्स चेस एक्सपेरिमेंट में आपने क्या किया, पल्स चेस, आपने सेल ली, इसको पिक्चर को बाद में समझेंगे, पहले इधर समझो। सेल ली और सेल को आपने कल्चर मीडिया में रखा, और उस कल्चर मीडिया में रेडियो एक्टिव अमीनो एसिड रख दिए, रेडियो लेबल्ड। कौन से अमीनो एसिड रखे, रेडियो लेबल्ड। और रेडियो लेबल्ड अमीनो एसिड 3 मिनट के लिए रखे, मतलब रेडियो लेबल्ड अमीनो एसिड की पल्स दी, पल्स का मतलब थोड़े टाइम के लिए आपने रखा। रेडियो लेबल्ड अमीनो एसिड रखने से क्या हुआ कि ये सेल जब प्रोटीन बनाएगी
तो उस प्रोटीन में जो अमीनो एसिड आएंगे वो कौन से आ जाएंगे? रेडियो लेबल्ड। तो मेरी बात समझ गए? 3 मिनट के बाद में आपने नॉर्मल अमीनो एसिड रखे, केवल 3 मिनट तक ही आपने रेडियो एक्टिव लेबल्ड अमीनो एसिड रखे, तो आपने पल्स दी, राइट? इस पिक्चर में देखना, ये न्यूक्लियस, यहां पर ये बना रखी है ईआर, गोल्जी और सिक्रेटरी वेसाइकल्स। आपने अभी तक एक्सपेरिमेंट में क्या किया? 3 मिनट्स तक रेडियो लेबल्ड अमीनो एसिड के कांटेक्ट में आपके सेल को रखा। सेल ने कौन से अमीनो एसिड अपटेक किए विद इन 3 मिनट्स? रेडियो लेबल। और जो प्रोटीन बनी वो भी रेडियो लेबल्ड होगी। बाद में जो प्रोटीन बनेगी वो नॉर्मल होगी, क्योंकि बाद में आपने अमीनो एसिड को नॉर्मल अमीनो एसिड रखे। अब देखो 7 मिनट के बाद में आपने क्या देखा? प्रोटीन बनी, रेडियो लेबल्ड प्रोटीन। वो प्रोटीन ईआर में जाएगी। आप मैम ये कैसे बता सकते हो कि ईआर में जाएगी? क्योंकि मुझे रेडियो एक्टिविटी कहां नजर आ रही है? ईआर में। जब मैं 7 मिनट के गैप से देख रही हूं, जब मैं गैप से और थोड़े टाइम के ड्यूरेशन से देखूंगी तो मुझे रेडियो एक्टिविटी ईआर में नहीं मिलेगी, क्योंकि ईआर से वो प्रोटीन कहां जा चुकी है? वेसाइकल, और वेसाइकल से होते हुए नेक्स्ट डेस्टिनेशन पर। तो मुझे ये समझ में आता है कि सिक्रेटरी पाथवे में जो सिक्रेटरी प्रोटीन है वो रूट लेती है ईआर, वेसाइकल्स, गोल्जी, देन प्लाज्मा मेम्ब्रेन से होती हुई। इसको आपने बोला पल्स चेश। चेश का मतलब थोड़े टाइम के बाद में उस प्रोटीन को आपको देखना, ऑब्जर्व करना कि उसका वो कौन से वाले ऑर्गेनल तक पहुंची, राइट? एक बार मैं इसकी रीडिंग कर रही हूं। पल्स चेश एक्सपेरिमेंट के नाम से आपको क्लिक होना चाहिए। पल्स चेश एक्सपेरिमेंट आप क्यों कर रहे हो? सिक्रेटरी पाथवे का रूट जानने के लिए। क्लियर? देखना, आपने एक पेनक्रियाटिक सेल ली, राइट? और आपने क्या डाले? रेडियो एक्टिव अमीनो एसिड। 3 मिनट्स के लिए इंक्यूबेट किए, एक पल्स दी रेडियो एक्टिव अमीनो एसिड की 3 मिनट्स के लिए। फिर रेडियोटोग्राफी से आपने न्यूली सिंथेसाइज प्रोटीन की लोकेशन जानी। वो सबसे पहले आपको कहां मिली? रफ ईआर में। फिर आपने नॉन रेडियो एक्टिव अमीनो एसिड रखे दिए थे। प्रोटीन आपकी कहां से कहां? ईआर से गोल्जी में, देन सिक्रेटरी वेसाइकल में, देन प्लाज्मा मेम्ब्रेन में और सेल कॉर्टेक्स। क्लियर? अगर आप रेडियो एक्टिव अमीनो एसिड को 3 मिनट नहीं रखते, फुल टाइम रखते, तो कैसे पता चलता? वो तो पूरी जगह आपको यहां से लेकर यहां तक हर जगह आपको रेडियो एक्टिविटी नजर आती, तो समझ भी नहीं आता कि पहले प्रोटीन कहां गई फिर कहां गई। ठीक है, दिस पल्स चेश एक्सपेरिमेंट। ओके, यस, 2 पाथवे पढ़ रहे हो आप, सिक्रेटरी पाथवे और साइटोसोलिक। सिक्रेटरी पाथवे में मुझे प्रोटीन को कहां पहुंचाना है? पहले ईआर, देन गोल्जी, देन या तो लाइसोसोम या प्लाज्मा मेम्ब्रेन या आउट ऑफ सेल। तो आज मैं आज हमारा जो टॉपिक चलेगा दैट इज सिक्रेटरी पाथवे। आज इसको हम कंप्लीट करेंगे, आज हमारा टारगेट है। ओके, तो सिक्रेटरी पाथवे, आपकी प्रोटीन को सिक्रेटरी पाथवे में सबसे पहले पहुंचना होता है ईआर। तो उस प्रोटीन के पास में होनी चाहिए, जो प्रोटीन सिक्रेटरी प्रोटीन है उसके पास सबसे पहले होनी चाहिए ईआर की सिग्नल सीक्वेंस। हर सेल ऑर्गेनल की सिग्नल सीक्वेंस होती है। सिग्नल सीक्वेंस का मतलब एक एड्रेस जो सेल को अपने प्रॉपर डेस्टिनेशन पर पहुंचाएगा। तो सिग्नल सीक्वेंस, ये प्रोटीन का एक टर्मिनल होता है एन टर्मिनल और एक होता है सी टर्मिनल। जो पहले टर्मिनल बनता था वो कौन सा बनता है? एन टर्मिनल। और ये एन टर्मिनल और ये सी टर्मिनल, कुछ इस तरह से मैंने ईआर की मेम्ब्रेन दिखाई। और ये था आपका एमआरएनए, यहाँ पर राइबोसोम, और ये न्यूली सिंथेसाइज्ड प्रोटीन, और प्रोटीन पूरी बनी भी नहीं है, और ये प्रोटीन का एन टर्मिनल। अब तुम्हारे अकॉर्डिंग ईआर की सिग्नल सीक्वेंस सी टर्मिनल पर होनी चाहिए या एन? सी तो अभी बना ही नहीं है, तो पहले इसकी ईआर की सिग्नल सीक्वेंस आपको कहां देखने को मिलेगी? एन। तुम नोटिस करोगे जब पूरा कल टॉपिक हमारा फिनिश हो जाएगा, मोस्टली मोस्ट ऑफ सेल ऑर्गेनल की सिग्नल सीक्वेंसेस एन टर्मिनल पर पाई जाती है।
कुछ जैसे पेरोक्सिसोम्स की सिग्नल सीक्वेंस तुमको सी टर्मिनल पर मिलेगी, लेकिन मोस्ट ऑफ सिग्नल सीक्वेंस आपको कहां मिलेगी? एन टर्मिनल पर। तो मैंने यहाँ पर एन टर्मिनल पर क्या मेंशन करी? सिग्नल सीक्वेंस। और उस सिग्नल सीक्वेंस के कारण आपकी प्रोटीन का डायरेक्शन किसके तरफ हो गया है? ईआर की तरफ। क्लियर? तो ये समझा रहा है सिग्नल सीक्वेंस। सिग्नल सीक्वेंस क्या होती है? शॉर्ट अमीनो एसिड की सीक्वेंस होती है जो प्रोटीन की टारगेटिंग का सिग्नल देती है। यूजुअली लोकेटेड, ये यूजुअली, ऑलवेज नहीं बोल रहा है, यूजुअली लोकेटेड होती है एन टर्मिनल पर और रिकॉग्नाइज होगी अब एन टर्मिनल की। अब इन जैसे ये ईआर की मेम्ब्रेन है, तो ईआर की मेम्ब्रेन पर रिसेप्टर मिलेंगे, तो दैट इज रिकॉग्नाइज्ड बाय रिसेप्टर और ट्रांसपोर्ट मशीनरी कैन बी क्लीव। अब फिर जब आपकी प्रोटीन यहाँ पर पहुंच जाएगी ईआर में, तो ये सिग्नल सीक्वेंस किसी सेल ऑर्गेनल में क्लीव होगी और किसी सेल ऑर्गेनल में क्लीव नहीं होगी। ठीक है, यहां तक क्लियर? आगे बढ़िए। और आपको ये देखना है कि कौन से सेल ऑर्गेनल में, कौन से सेल ऑर्गेनल की सिग्नल सीक्वेंस क्लीवेबल है और कौन से की नॉन क्लीवेबल है, ये भी आपको नोटिस करना है। आपने प्रोटीन की टारगेटिंग कहां करी है? ईआर। ओके, इसकी रीडिंग हम बाद में करेंगे, पहले पिक्चर देखते हैं। देखो, ये एक ग्रोथ हार्मोन है। ग्रोथ हार्मोन मतलब एक सेल ने बनाया ग्रोथ हार्मोन। और तुमको पता है कि हार्मोन सेल के इनसाइड रहते हैं या आउटसाइड सिक्रेट होते हैं? आउटसाइड। तो ग्रोथ हार्मोन एक सिक्रेटरी प्रोटीन है और सिक्रेटरी प्रोटीन सबसे पहले कहां जाएगी? ईआर में। और इस सिक्रेटरी प्रोटीन में ईआर की सिग्नल सीक्वेंसेस देखो कौन सी है। ईआर के सिग्नल सीक्वेंसेस से मुझे क्या याद आता है? ईआर के सिग्नल सीक्वेंसेस से स्ट्रेच। स्ट्रेच का मतलब एक स्ट्रेच कौन से अमीनो एसिड का? हाइड्रोफोबिक। तुमको पता है हाइड्रोफोबिक अमीनो एसिड ल्यूसिन, 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 ये कौन से अमीनो एसिड है? हाइड्रोफोबिक। स्ट्रेच ऑफ हाइड्रोफोबिक अमीनो एसिड प्रिसिस्ट बाय बेसिक। इसके बाद में कौन से वाले अमीनो एसिड है? बेसिक। ये देखो, बेसिक प्रिसिस्ट बाय बेसिक रेसिड्यू। तो आपको ईआर की सिग्नल सीक्वेंस कैसे लर्न होगी? हाइड्रोफोबिक है या हाइड्रोफिलिक है? हाइड्रोफोबिक। प्रिसिस्ट बाय किसके बाद में है? ये बेसिक अमीनो एसिड आर्जिनिन के बाद में लर्न हो गई। ईआर की सिग्नल सीक्वेंस फॉलो दीपक। हाइड्रोफोबिक, जैसे इसमें देखना हाइड्रोफोबिक स्ट्रेच है ना, सब हाइड्रोफोबिक अमीनो एसिड है। प्रिसिस्ट बाय आर्जिनिन। जिस प्रोटीन पर हाइड्रोफोबिक स्ट्रेच मिला, प्रिसिस्ट बाय आर्जिनिन, उस प्रोटीन को दिमाग नहीं लगाना है, उस प्रोटीन का डायरेक्शन किस तरफ हो गया है? ईआर की तरफ। ओके, नेक्स्ट इस पिक्चर को देखते हैं, क्या समझा रखा है। ये आपका एमआरएनए, ये राइबोसोम, और राइबोसोम से एन टर्मिनल प्रोटीन का एमिट हुआ जो पहले बनता है। अभी ट्रांसलेशन इज गोइंग ऑन, कंप्लीट नहीं हुआ है। और तभी, और एन टर्मिनल पर क्या थी? सिग्नल सीक्वेंस। और ये सिग्नल सीक्वेंस पहचानी गई एक प्रोटीन एसआरपी के द्वारा। एसआरपी, सिग्नल रिकॉग्निशन पार्टिकल, सिग्नल को रिकॉग्नाइज करने वाला पार्टिकल एसआरपी। एसआरपी जो साइटोसोलिक प्रोटीन है, साइटोसोल में प्रोटीन एसआरपी, एसआरपी ने रिकॉग्नाइज किया एन टर्मिनल पर हाइड्रोफोबिक अमीनो एसिड की साइट की चेन सिग्नल सीक्वेंस, एसआरपी ने बाइंड कर लिया। नाउ आगे बढ़िए, एसआरपी और ये, ठीक है, आपकी ईआर की मेम्ब्रेन पर मिलता है एसआरपी रिसेप्टर। इस पिक्चर में क्या क्या है? इस वाली पिक्चर में एक तो एसआरपी, एक प्रोटीन, एक राइबोसोम और एक एमआरएनए। और ये एसआरपी खुद तो आ ही रहा है और साथ में जिससे भी ये बाइंड है वो पूरा स्ट्रक्चर कहां पर बाइंड हो गया? एसआरपी रिसेप्टर। एसआरपी रिसेप्टर पर एसआरपी
और एसआरपी के साथ में जो भी बाइंडेड स्ट्रक्चर था वो सब कहां पर इंस्टॉल हो गया? ऑन द मेम्ब्रेन ऑफ ईआर, राइट। आगे बढ़िए। ईआर की मेम्ब्रेन पर एक ट्रांसपोर्टर पाया जाता है जिसको बोल रहे हैं हम ट्रांसलोकोन। ट्रांसलोकोन रिसेप्टर, जब ये पूरा पार्ट यहां पे मर्ज हो गया, ट्रांसलोकोन रिसेप्टर ओपन होगा, एसआरपी यहां से डिसोशिएट हो जाएगी। कैसे डिसोशिएट होगी अभी मैं मैकेनिज्म समझाऊंगी। उसके बाद में ये ट्रांसलोकोन ओपन हुआ, ओपन होने के बाद में यहां पर एक प्रोटीन है, एक एंजाइम है जिसका नाम है सिग्नल पेप्टिडेज। उस सिग्नल पेप्टिडेज ने आपकी जो प्रोटीन आ रही है उसके सिग्नल सीक्वेंस को रिमूव कर दिया क्योंकि प्रोटीन अपने टारगेट तक पहुंच गई है और ये प्रोटीन आपकी अंदर, और एसआरपी की हो गई रिसाइकलिंग, राइट। देखिए एक बार इसको, एसआरपी क्या था? एसआरपी मीडिएटेड टारगेटिंग स्टेप। सबसे पहले जो सिग्नल है पेप्टाइड वाला इमर्ज फ्रॉम कहां से निकला? राइबोसोम से। एसआरपी ने बाइंड करा, ट्रांसलेशन एक बार थोड़ा सा पोज हो गया, राइबोसोम कहां पर डॉक कर गया, कहां पर स्टिक हो गया? ईआर की मेम्ब्रेन पे। प्रोटीन कहां एंटर करने लगी? ईआर ल्यूमेन में। एसआरपी है क्या? एसआरपी एक सिग्नल रिकॉग्निशन पार्टिकल है। एसआरपी में होता क्या है? आरएनए प्लस प्रोटीन रिकॉग्नाइज करता है ये किसको? ईआर के सिग्नल सीक्वेंस को। कौन सी वाली प्रोटीन में? नेसेंट। नेसेंट का मतलब जो अभी अनफोल्डेड है। डायरेक्ट करता है राइबोसोम और नेसेंट चेन की कहां पर? ईआर की मेम्ब्रेन पर। देखना, अभी ईआर की मेम्ब्रेन पर आपने एक ट्रांसपोर्टर देखा था, सेक ये एसआरपी रिसेप्टर क्या था जिसे एसआरपी बाइंड था? एसआरपी रिसेप्टर के जस्ट पास पे ये एक ट्रांसपोर्टर था और इस ट्रांसपोर्टर को ये बोल रहे ट्रांसलोकोन। उसके बारे में अब मैं इसके बारे में बता रही हूँ आपको। मैंने एसआरपी के बारे में बताया, क्या बताया? एसआरपी किससे बना है? प्लस प्रोटीन। अब मैं आपको इसके बारे में बता रही हूँ, दैट इज ट्रांसपोर्टर। इसको ट्रांसलोकोन बोल रहे हैं। सब लर्न हो जाएगा, बिल्कुल सिंपल है। उस ट्रांसलोकोन का नाम आपको लर्न करना पड़ेगा, सेक 61। सेक 61 प्रोटीन कंडक्टिंग चैनल है ईआर की मेम्ब्रेन पर। राइबोसोम अटैच टू सेक 61 और पॉलीपेप्टाइड चेन आपकी इसी चैनल से कहां, ईआर की मेम्ब्रेन से कहां होती हुई आएगी? ईआर ल्यूमेन में। यस, एक और चीज है, एसआरपी है ना, जीटीपी से बाइंड रहता है। जब ये पूरा कॉम्प्लेक्स, यहां पर जीटीपी भी आपको दिखानी पड़ेगी, यहां पे जीटीपी भी होता है। जीटीपी का हाइड्रोलाइसिस होगा, जीटीपी के हाइड्रोलाइसिस से क्या होगा? एसआरपी रिलीज हो जाएगा, ट्रांसलेशन फिर से स्टार्ट हो जाएगा और प्रोटीन कहां एंटर करती जाएगी? ईआर में। अगेन यहां पर आपको जीटीपी भी दिखाना है जिससे आपके दिमाग में रहे। प्रोटीन रिकॉग्नाइज्ड बाय एसआरपी, एसआरपी रिसेप्टर प्रेजेंट ऑन ईआर मेम्ब्रेन, एसआरपी बाइंड विद एसआरपी रिसेप्टर, और साथ में राइबोसोम, एमआरएनए और जो ग्रो करती हुई प्रोटीन है वो भी बाइंड कर गई, डोक कर गई ईआर के मेम्ब्रेन पर। जीटीपी का हाइड्रोलाइसिस होगा, जीटीपी के हाइड्रोलाइसिस से एसआरपी रिमूव, क्योंकि एसआरपी का काम हो गया। एसआरपी ने करा क्या, क्या फंक्शन किया? एसआरपी का फंक्शन क्या है? आपकी उस नेसेंट प्रोटीन को कहां पर बाइंड करवाने का, कहां तक लाने का? ईआर की मेम्ब्रेन पर। जैसे एसआरपी का फंक्शन ओवर हो गया, एसआरपी रिलीज हो गया, ट्रांसलोकोन ओपन हो गया, सेक 61 से प्रोटीन होती हुई कहां अंदर आ गई? ईआर में। और यहां पर ईआर क्या, ये सिग्नल सीक्वेंस, जो ईआर की जो सिग्नल सीक्वेंस है वो रिमूव हुई। यस, कौन से वाले? इस एंजाइम को नाम लर्न करना पड़ेगा आपको, सिग्नल पेप्टिडेज। ओके, प्रोटीन आपकी पहुंच गई है ईआर के ल्यूमेन में।
नाउ नेक्स्ट, कुछ कॉन्सेप्ट और समझिए बच्चों। सिक्रेटरी पाथवे में प्रोटीन कहां कहां पहुंचती है, क्या क्या टारगेट होता है सिक्रेटरी पाथवे में प्रोटीन का? या तो प्रोटीन ईआर में पहुंचे, या गोल्जी में, लाइसोसोम ये टारगेट हो सकता है, या प्लाज्मा मेम्ब्रेन, या आउट ऑफ सेल, राइट। और ध्यान से सुनना, अगर आपकी प्रोटीन, जो प्रोटीन बन रही है ट्रांसलेशन प्रोसेस से, उस प्रोटीन का टारगेट प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, तो तुमको क्या लग रहा है कि वो प्रोटीन ईआर के ल्यूमेन में आना चाहिए या ईआर की मेम्ब्रेन में आनी चाहिए? मेम्ब्रेन में, क्योंकि इस प्रोटीन को कहां भेजना है आपको? मैम, तो जो मेम्ब्रेन में, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जाने वाली प्रोटीन है, वो पहले ईआर की मेम्ब्रेन में जाएगी, फिर किसकी मेम्ब्रेन में मर्ज होगी? गोल्जी वाली मेम्ब्रेन में। गोल्जी की मेम्ब्रेन से वेसाइकल मेम्ब्रेन से होती हुई कहां पे मर्ज होती है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जिस प्रोटीन का टारगेट आउट ऑफ सेल है, वो कहां रिलीज होनी चाहिए? ल्यूमेन में या ईआर की मेम्ब्रेन में? ल्यूमेन में। तो मेरी बात समझ गए? यहां तक क्लियर? आगे बढ़िए। ये पिक्चर आपको मैं इस पिक्चर से इंडिकेट कर रही हूं क्या? ये ईआर की मेम्ब्रेन वाली प्रोटीन, ये ईआर की मेम्ब्रेन में भी रह सकती है। गोल्जी की मेम्ब्रेन वाली प्रोटीन भी पहले कहां मर्ज होंगी? ईआर की मेम्ब्रेन में। लाइसोसोम की मेम्ब्रेन वाली प्रोटीन भी ईआर मेम्ब्रेन में। प्लाज्मा मेम्ब्रेन वाली प्रोटीन भी कहां मर्ज होंगी? ईआर मेम्ब्रेन में। हर प्रोटीन के दो टर्मिनल होते हैं, एन टर्मिनल और सी टर्मिनल। यहां पर देखना, इस फर्स्ट पिक्चर में एन टर्मिनल ल्यूमेन साइड है, सी टर्मिनल साइटोसोल की तरफ है, क्योंकि ये आपकी सेल और ये ईआर, ये ऐसे प्रोटीन है, तो एन यहां पर, सी यहां पर। किसी प्रोटीन में सी यहां, किसी प्रोटीन में एन यहां। मल्टीमरिक प्रोटीन, यहां एन और यहां पर सी, राइट। इस प्रोटीन का नाम मैंने रखा ए। और ध्यान से सुनना, ए प्रोटीन, ए प्रोटीन का सी टर्मिनल कहां है? साइटोसोल। और एन टर्मिनल ल्यूमेन। और सपोज ये प्रोटीन, इस प्रोटीन का टारगेट है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और ये मैंने बना दी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, बाइलेयर स्ट्रक्चर प्लाज्मा। और इस प्रोटीन को आपको ईआर की मेम्ब्रेन से प्लाज्मा मेम्ब्रेन में वेसाइकल्स के थ्रू, पहले गोल्जी में जाएगी, फिर वेसाइकल के थ्रू प्लाज्मा मेम्ब्रेन में पहुंचेगी। इस ए प्रोटीन का सी टर्मिनल आपने साइटोसोल में रखा था। जब ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, पता है इस तरह से जाएगी कि इस प्रोटीन का सी टर्मिनल भी अभी भी साइटोसोल में रहेगा और एन टर्मिनल बाहर। क्या आप मेरी बात समझ गए? जो टर्मिनल साइटोसोल में है वो ऑलवेज साइटोसोल में रहेगा। जो एन टर्मिनल अगर साइटोसोल में होता, तो प्रोटीन आपकी जब प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जाती, तब किस तरह से जाती? एन यहां और सी यहां। क्लियर? ये ध्यान में रखना है आपको। ओके, इस पिक्चर से आपको मैं क्या समझाना चाह रही हूं? यही बात समझा रही हूं। ये आपकी ईआर वाली मेम्ब्रेन, ये देखना, ये वाला पार्ट कहां है? साइटोसोल में या ल्यूमेन में? साइटोसोल। और ये हमेशा देखना तुम पार्ट, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जब तक पहुंचेगी तब तक ये पार्ट साइटोसोल की तरफ। क्लियर? आपकी प्रोटीन ईआर, ईआर से वेसाइकल्स, गोल्जी, गोल्जी से फिर वेसाइकल्स, फिर कहां पे पहुंची है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। नाउ इन द नेक्स्ट स्लाइड, आपको इसने समझाया कि जो ट्रांसलेशन वाली प्रोटीन से, ट्रांसलेशन वाले प्रोसेस से जो प्रोटीन बन रही है ईआर के, या तो वो ईआर के ल्यूमेन में जाएगी या वो ईआर की मेम्ब्रेन में जाएगी। तो जो प्रोटीन ईआर की मेम्ब्रेन वाली होती है, वो कैसे मेम्ब्रेन में पहुंचती है?
वो तुमको इस पिक्चर से समझाया गया है। ईआर वाली मेम्ब्रेन में प्रोटीन का ट्रांसपोर्ट, राइट। तो देखिए आप समझिए इस पिक्चर को, क्या समझा रखा है इस पिक्चर में। हाँ बोलिए स्टूडेंट्स। ये प्रोटीन और इस प्रोटीन का टारगेट, इस प्रोटीन पर कौन क्या थी, सिग्नल। उस सिग्नल सीक्वेंस के कारण इस प्रोटीन का डायरेक्शन कहां हो गया, ईआर। सिग्नल सीक्वेंस रिमूव कर दी जाती है, रिमूव कर दी गई, लेकिन इस प्रोटीन को तो आपको ल्यूमेन में नहीं आना, क्योंकि ये मेम्ब्रेन वाली प्रोटीन है। अब देखना इस प्रोटीन के बीच में कहीं ट्रांस मेम्ब्रेन सीक्वेंस है, उस ट्रांस मेम्ब्रेन सीक्वेंस के कारण ये प्रोटीन आपके ल्यूमेन में रिलीज नहीं हुई, ये कहां शिफ्ट हो गई, इस मेम्ब्रेन में। तो कौन सी वाली सीक्वेंस के कारण प्रोटीन ईआर के ल्यूमेन में नहीं गई, मेम्ब्रेन में ही रही, तो तुम क्या आंसर दोगे, ट्रांस मेम्ब्रेन सीक्वेंस। क्लियर, आगे बढ़िए, बिल्कुल सिंपल टॉपिक। अब आपको पढ़ना है कौन कौन से मॉडिफिकेशन आप करवाते हैं ईआर में, राइट। अब आपकी प्रोटीन है ईआर में, और ईआर में आपकी प्रोटीन में क्या क्या चेंजेस होते हैं। आपके दो टॉपिक साइमल्टेनियस चल रहे हैं, प्रोटीन सोर्टिंग और पोस्ट ट्रांसलेशन मॉडिफिकेशन। ईआर में आपने प्रोटीन को कैसे पहुंचाया, तो आपने बोला ईआर की सिग्नल सीक्वेंस ने मदद करी, एसआरपी ने मदद करी, ट्रांसलोकोन कौन सा था, SAC61, जीटीपी का यूज हुआ था, जीटीपी हाइड्रोलाइसिस हुआ था, एसआरपी रिलीज हो गया था, ठीक है। अब आगे देखना कि अब आप समझ रहे हो कि ईआर में कौन कौन से चेंजेस हुए, तो देखिए एक बार ओवरव्यू देखो। ईआर में होगा क्या, प्रोटीन की रफ ईआर सिंथेसाइज करती है सिक्रेटरी और मेम्ब्रेन प्रोटीन को। मेम्ब्रेन में जाने वाली प्रोटीन पहले कौन कहां आती है, कहां, ईआर की मेम्ब्रेन, या जो प्रोटीन सिक्रेटरी होती है वो भी कहां पर, ईआर में। ईआर साइट है जहां पर प्रोटीन की फोल्डिंग होगी और प्रोटीन में मॉडिफिकेशन होंगे। डाइसल्फाइड बॉन्ड तुमको याद है जब मैंने प्रोटीन पढ़ाया था, प्रोटीन में पाया जाता अमीनो एसिड सिस्टीन, दो सिस्टीन के बीच में डाइसल्फाइड बॉन्ड बनने का काम भी कहां होता है, ईआर में। जो कैसे होता है वो समझाऊंगी। एंड लिंक्ड ग्लाइकोसाइलेशन, सपोज ये आपकी प्रोटीन है, ये प्रोटीन है और इस प्रोटीन पे कार्बोहाइड्रेट की चेन, कार्बोहाइड्रेट की चेन या ओलिगोसेक्राइड की चेन का एडिशन होना, उसको बोलते हो तुम ग्लाइकोसाइलेशन। दो तरह के ग्लाइकोसाइलेशन होते हैं, एन और ओ, और एन ग्लाइकोसाइलेशन आपका होता है ईआर में, जो मैं डिटेल से आपको एक्सप्लेन करूंगी। और साथ में क्वालिटी कंट्रोल बिफोर प्रोटीन मूव थ्रू, जब प्रोटीन आपकी ईआर में गई, ठीक है, ईआर से गोल्जी में जाएगी, तो अगर सपोज उस प्रोटीन में फोल्डिंग प्रॉपर नहीं हुई या वो मिसफोल्डेड है, तो ईआर को क्या उसको ट्रांसपोर्ट कर देना चाहिए गोल्जी में, या उस प्रोटीन को, मिसफोल्डेड प्रोटीन को डिग्रेड कर देना चाहिए। पहले तो मिसफोल्डेड प्रोटीन को करेक्ट करना चाहिए, अगर करेक्ट नहीं होती तो डिग्रेड कर देना चाहिए। तो ये सारे प्रोसेस तुम पढ़ोगे वन बाय वन, किस तरह से प्रोटीन उस मिसफोल्डेड प्रोटीन को डिग्रेड करती है, किस तरह से फोल्डिंग करती है, ये सारे स्टेप स्टार्ट करते हैं हम। आपने बोला ईआर में एक बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट हो रहा है, प्रोटीन फोल्डिंग। ईआर के अंदर प्रोटीन फोल्डिंग हो रहा है, और जब तक प्रोटीन फोल्डिंग नहीं होती, प्रोटीन आपकी कोई काम की नहीं है। प्रोटीन फोल्डिंग के लिए एक दूसरे प्रोटीन की आवश्यकता होती है, जिसको आप बोलते हो चैपेरोन्स। प्रोटीन फोल्डिंग के लिए आपको एक दूसरी प्रोटीन, सपोज मेरे को इस प्रोटीन की फोल्डिंग करानी है, इस प्रोटीन की फोल्डिंग के लिए मुझे प्रोटीन चाहिए जो मदद करेगी इस प्रोटीन की फोल्डिंग में, और इस प्रोटीन को मैं बोलती हूँ चैपेरोन्स, जिसकी एक अलग से क्लास लूंगी मैं चैपेरोन्स की। तो चैपेरोन्स क्या है, आपकी प्रोटीन को करेक्ट फोल्ड करवाने में मदद करती है, चैपेरोन्स, राइट। अब आपके चैपेरोन्स क्या ईआर में भी पाए जाते हैं, हर सेल ऑर्गेनल में चैपेरोन मिलेंगे,
इसमें माइटोकॉन्ड्रिया में भी मिलेंगे, क्लोरोप्लास्ट में मिलेंगे, साइटोसोल में मिलेंगे। और अभी आपके प्रोटीन कहाँ है? ईआर में। और ईआर में भी चैपेरोन पाए जाएंगे। ईआर के कौन से चैपेरोन्स होते हैं? पहले तो बताओ चैपेरोन्स है क्या? चैपेरोन्स प्रोटीन है जो दूसरी प्रोटीन की मदद कर रही है उनकी करेक्ट फोल्डिंग पे। चैपेरोन्स की लोकेशन की मैं बात कर रही हूँ। अभी मुझे कौन से वाले चैपेरोन मेरा टॉपिक चल रहा है? वो चैपेरोन जो ईआर में पाए जाते हैं, क्योंकि अभी हमारा पूरा टारगेट ये चल रहा है कि ईआर में प्रोटीन की फोल्डिंग, प्रॉपर फोल्डिंग कैसे होती है। ओके, देखना, एक आपको ये समझाया गया है नेटिव स्टेट, नेटिव स्टेट प्रॉपर फोल्डेड प्रोटीन। नेटिव स्टेट का मतलब फोल्डेड प्रोटीन। अगर आपकी एक प्रोटीन मिसफोल्डेड, गलत तरीके से पैक हो गई, तो वो करेक्टली फोल्डेड प्रोटीन को भी मिसफोल्डेड कर देती है। और मिसफोल्डेड प्रोटीन्स एग्रीगेट होकर एक दूसरे के पास में एग्रीगेट हो जाती है और अमाइलॉइड बनाती है। और अमाइलॉइड के कारण होती है डिजीज, जैसे अल्जाइमर डिजीज होती है ना। अल्जाइमर बड़े लोगों को एजिंग में, जिसमें वो सब कुछ भूलने लगते हैं, वो किस कारण होती है? मिसफोल्डेड प्रोटीन के कारण। ये एग्जांपल मैंने आपको ये दिया। प्रोटीन फोल्डिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट है। अगर प्रोटीन गलत तरीके से पैक हो जाती है तो ये कोज करती है डिजीज। मिसफोल्डेड प्रोटीन कौन सा वाला स्ट्रक्चर बनाती है? अमाइलॉइड। अमाइलॉइड का मतलब देखना, आपकी प्रोटीन, पूरी प्रोटीन बीटा शीट लाइक स्ट्रक्चर ले लेती है और सारी प्रोटीन एक दूसरे से, जो भी मिसफोल्डेड प्रोटीन है, वो एग्रीगेट हो जाती है और क्या बनाएगी? अमाइलॉइड। याद रखना, अल्जाइमर डिजीज में इस अमाइलॉइड का ही फॉर्मेशन होता है। चैपेरोन पे बात चल रही थी। अब चैपेरोन क्यों बात चल रही थी? क्योंकि हमारा टॉपिक चल रहा है ईआर के अंदर प्रोटीन फोल्डिंग, और चैपेरोन उसमें मदद कर रहे हैं। बिप, जैसे आप बिप का नाम सुनते हो ना, बिप एक वेल नोन नेम है ये, बिप, तो आपको तुरंत याद आना चाहिए ईआर का चैपेरोन। इसका अदर नेम GRP70, HSP70, HSP70, HSP70 मेजर चैपेरोन्स है। और उस चैपेरोन्स की फैमिली का एक चैपेरोन बिप। लर्न हो गया बिप। बिप कहाँ का? ईआर का। किसकी फैमिली है? कौन सी फैमिली का है? HSP70। कैलनेक्सिन और कैलरेटिकुलिन, इसकी स्टोरी सुनो। कैलनेक्सिन और कैलरेटिकुलिन, कैलनेक्सिन और कैलरेटिकुलिन का नाम आते ही मुझे याद आना चाहिए ये भी ईआर के चैपेरोन है। देखना, ये कैलनेक्सिन, क्योंकि ये कहाँ का है? ये मेम्ब्रेन का। बिल्कुल समझना पड़ेगा कैलनेक्सिन के बारे में। ये चैपेरोन मैंने बनाया, और चैपेरोन का काम क्या बता रही हूं मैं तुमको? इसका नाम मैंने बोला कैलनेक्सिन, प्रॉपर फोल्डिंग। एक कैल रेटिकुलन और ये है कैल रेटिकुलिन। आपकी प्रोटीन आई और इस प्रोटीन पर अगर कार्बोहाइड्रेट अटैच है, जिन प्रोटीन पर कार्बोहाइड्रेट अटैच होता है, कार्बोहाइड्रेट का अटैचमेंट भी ईआर में होता है, तो इस प्रोटीन को मैं बोलती हूँ ग्लाइकोप्रोटीन। और अगर इस ग्लाइकोप्रोटीन की मेरे को करेक्ट फोल्डिंग करवानी है तो ये दोनों कौन? कैल रेटिकुलिन, कैलनेक्सिन मदद करते हैं। देखना इसमें क्या क्या वर्ड साइट है। मेम्ब्रेन, लैक्टिन, चैपेरोन। लैक्टिन का मतलब एक प्रोटीन जो कार्बोहाइड्रेट से बाइंड करे। फिर से, कैलनेक्सिन, कैलनेक्सिन एक प्रोटीन है, कैलनेक्सिन, और ये प्रोटीन चैपेरोन के जैसे काम कर रहा है। और ये प्रोटीन एक लैक्टिन है। जो प्रोटीन लैक्टिन होते हैं वो दूसरी प्रोटीन के कार्बोहाइड्रेट वाले पार्ट से बाइंड होते हैं। अगेन, कैलनेक्सिन इज अ चैपेरोन, लोकेशन ईआर की मेम्ब्रेन। कैलनेक्सिन प्रोटीन से बाइंड होता है या प्रोटीन के कार्बोहाइड्रेट से? प्रोटीन के एंड विच प्रोटीन हैव कार्बोहाइड्रेट? देन यू विल से ग्लाइकोप्रोटीन्स हैव कार्बोहाइड्रेट।
तो ग्लाइकोप्रोटीन के कौन से वाले पार्ट से बाइंड होंगे? ये इस कार्बोहाइड्रेट। ये भी का मतलब क्या, क्योंकि ये भी कौन सा वाला चैपेरोन है? लैक्टिन चैपेरोन। तो जैसे ही लैक्टिन चैपेरोन्स का नाम आता है तुम्हारे दिमाग में बेस्ट एग्जांपल होना चाहिए, बट वन इज कैलनेक्सिन एंड सेकंड वन इज कैलरेटिक्यूलिन। कैलरेटिक्यूलिन साइट मतलब सॉल्युबल है, ईआर की ल्यूमेन में पाया जाता है और वो ईआर की मेम्ब्रेन में पाया जाता है। होप सो तुमको क्लियर हो गया होगा। अगर तुम एक लैब में लैक्टिन लेते हो, लैक्टिन, तो यहां पर तुमने ऐड किया प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट, तो तुम मुझे बता सकते हो लैक्टिन किससे बाइंड करेगी? कार्बोहाइड्रेट से। एक्सपेरिमेंटल क्वेश्चन में आपको कई बार मिली है ये चीजें। नाउ एक और प्रोटीन जीआरपी जो HSP 90 फैमिली का है, जो मैं डिटेल से तुमको समझाऊंगी चैप्टरों में। क्लियर? फोर नेम: बिप, कैलनेक्सिन, कैलरेटिक्यूलिन और जीआरपी 94 जो HSP 90 फैमिली का। ये किसकी बात बताई मैंने आपको? ईआर में चैपेरोन। ईआर वाले चैपेरोन्स करते क्या है? ईआर वाले चैपेरोन्स करते क्या है, क्या काम करते हैं? सुनना। एक तो प्रोटीन की करेक्ट फोल्डिंग, राइट, एक गलत फोल्डिंग को रोकना। दो अलग अलग काम है ये। गलत फोल्डिंग को रोकना, सही फोल्डिंग को असिस्ट करवाना सही फोल्डिंग में। और जो प्रोटीन आपकी गलत तरीके से पैक हो गई है, अगर वो सही नहीं हो पा रही, तो उस प्रोटीन को डिग्रेडेशन के लिए साइटोसोल की तरफ एक्सपोर्ट करना, जो अभी मैं तुमको पिक्चर के थ्रू समझाऊंगी। ओके स्टूडेंट्स, बिप, बिप की डिटेल तुमको बता रहा है। बिप बिप है क्या? चैपेरोन। कहां का? ईआर का। क्या कर रहा है? इस प्रोटीन की करेक्ट फोल्डिंग। प्रोटीन में ये कौन से वाले सेगमेंट से बाइंड करेगा? हाइड्रोफोबिक। कौन? बिप। तो बिप यहां पर बाइंड करा। किसको यूज करता है? चैपेरोन को काम करने के लिए क्या चाहिए? एटीपी। एटीपी का हाइड्रोलाइसिस होता है और उसकी करवाता है करेक्ट फोल्डिंग। रोकता है ये प्रोटीन की एग्रीगेशन को। अगर आपकी प्रोटीन एग्रीगेट हो गई तो तुमको लगता है कुछ काम कर पाएगी? तो प्रोटीन की एग्रीगेशन को रोकता है और हेल्प करता है पुल प्रोटीन। और साथ में बिप, जब आपकी प्रोटीन ईआर की मेम्ब्रेन से होती हुई ल्यूमेन में आती है तो उसको अंदर की तरफ पुल करने का काम भी बिप का है। ओके नेक्स्ट, आपने देखा ईआर के चैपेरोन्स। नेक्स्ट, ईआर के चैपेरोन्स ने प्रोटीन फोल्डिंग कराई, गलत फोल्डिंग को रोका। नाउ डाइसल्फाइड बॉन्ड फॉर्मेशन। ईआर में बहुत इंपोर्टेंट इवेंट होता है डाइसल्फाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन। वो देखिए किस तरह से। ये मैंने प्रोटीन बनाई और प्रोटीन में एक अमीनो एसिड सिस्टीन, और सिस्टीन की साइड चेन में एसएच होता है। एच का रिमूवल होकर बनता है डाइसल्फाइड बॉन्ड। डाइसल्फाइड बॉन्ड बनने के लिए आपको चाहिए ऑक्सीडाइजिंग एनवायरमेंट, और वो ईआर का होता है। साइटोसोल में कभी भी डाइसल्फाइड बॉन्ड नहीं बनेंगे, क्योंकि साइटोसोल में का जो एनवायरमेंट होता है वो रिड्यूसिंग है और ईआर का एनवायरमेंट ऑक्सीडाइजिंग है, क्योंकि ऑक्सीडाइजिंग एनवायरमेंट पे एच का रिमूवल होगा, इस एच का रिमूवल होगा और डाइसल्फाइड बॉन्ड बनेंगे। क्लियर? ईआर में डाइसल्फाइड बॉन्ड बनने का रीजन, क्योंकि ईआर का जो एनवायरमेंट है दैट इज ऑक्सीडाइजिंग। कौन सा एंजाइम पाया जाता है ईआर में जो डाइसल्फाइड बॉन्ड फॉर्मेशन में मदद कर रहा है? इसका नाम है पीडीआई, प्रोटीन डाइसल्फाइड आइसोमरेज। पीडीआई प्रोटीन डाइसल, ये आपको लर्न करना पड़ेगा, ये भी एक चैपेरोन की जैसे काम करता है। पीडीआई जो कौन से वाला बॉन्ड बना रहा है? डाइसल्फाइड। नाम बोलिए इसका, प्रोटीन डाइसल्फाइड आइसोमरेज, पीडीआई। और पीडीआई ने क्या फंक्शन किया वो इस पिक्चर से देखिए आप। ये अभी डाइसल्फाइड बॉन्ड बन रखे? नहीं, अभी नहीं बन रखे। पीडीआई
पीडीआई में खुद में डाइसल्फाइड बॉन्ड था, यहां से H निकला, यहां से किसको दे दिया, पीडीआई को, और किसमें डाइसल्फाइड बॉन्ड बन गया आपका, प्रोटीन में। पीडीआई इज एंजाइम ऑफ ईआर। अगर पीडीआई एक एंजाइम है, एंजाइम मतलब प्रोटीन, इस प्रोटीन, ये प्रोटीन भी ट्रांसलेशन वाली प्रोसेस से बना है, तो इस पीडीआई को तुम ईआर में रखोगे या गोल्जी आगे सेल ऑर्गेनल में ट्रांसपोर्ट करोगे, ईआर में ही, क्योंकि ईआर में ही किसका रोल चलता है, पीडीआई का। आपने दो फंक्शन समझ लिए ईआर के, क्या क्या, एक तो प्रोटीन फोल्डिंग और एक डाइसल्फाइड बॉन्ड। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, मोस्ट ऑफ सिक्रेटरी प्रोटीन ग्लाइकोसाइलेटेड होती है। इस वाली बात को फिर से समझते हैं, मोस्ट ऑफ सिक्रेटरी प्रोटीन ग्लाइकोसाइलेटेड होती है, मतलब ये प्रोटीन, और ये प्रोटीन सिक्रेटरी है, तो इस पे क्या ऐड होगा, कौन किसकी चेन, कार्बोहाइड्रेट की। अब तुमको समझना है कि जब ट्रांसलेशन वाला प्रोसेस हुआ था तब तो केवल प्रोटीन पार्ट था, तो कहां पर इस प्रोटीन के कार्बोहाइड्रेट वाला पार्ट अटैच हुआ, एक प्रोटीन के ओलिगोसेक्राइड का जुड़ना या कार्बोहाइड्रेट चेन का जुड़ना, उसको तुम बोलते हो ग्लाइकोसाइलेशन। और मैंने आपको क्या कॉन्सेप्ट दिया, मोस्ट ऑफ सिक्रेटरी प्रोटीन्स आर ग्लाइकोसाइलेटेड। तुम्हारी सेल में दो प्लेस पर, दो सेल ऑर्गेनल पर ग्लाइकोसाइलेशन होगा, एक तो ईआर में और एक गोल्जी में। तो मैं ग्लाइकोसाइलेशन आपको समझा रही हूं। ये हमारी प्रोटीन थी, क्योंकि आपका टॉपिक पोस्ट ट्रांसलेशनरी मॉडिफिकेशन, और ये प्रोटीन है, और इस प्रोटीन पे मुझे कार्बोहाइड्रेट चेन अटैच करना है, क्योंकि सिक्रेटरी प्रोटीन है, और मैंने कार्बोहाइड्रेट अटैच किया, ये पूरी कार्बोहाइड्रेट की चेन, जिसको मैं बोल रही हूँ ओलिगोसेक्राइड। तुमने नोटिस किया यहां पर कौन सा अमीनो एसिड आपने यूज करा, एस्पर्जिन। अगर एस्पर्जिन पर हो रहा है, एस्पर्जिन का पिक्चर ये रहा। क्या होता था एस्पर्जिन का पिक्चर, लेट मी रिकॉल, कितने कार्बन वाला होता था, 4 कार्बन वाला, राइट। और एस्पर्जिन की साइड चेन में CONS2 होता था, मुझे तो याद है, होप तो तुमको भी याद होगा, साइड चेन का CONS2। और ये हमारी जो शुगर थी उसके पास OH, तो CONS2 का H और इसका OH क्या निकला, H2O, और ये लिंक बन गई, और इस लिंक में N है, तो मैंने बोला यहां पर N के जरिए कार्बोहाइड्रेट वाले पार्ट ऐड हुआ है, इस कारण ये कौन सा ग्लाइकोसाइलेशन हो गया, एन। एन ग्लाइकोसाइलेशन में प्रोटीन का कौन सा अमीनो एसिड पर कार्बोहाइड्रेट अटैच होगी, एस्पर्जिन, राइट। दूसरे तरह का ग्लाइकोसाइलेशन ओ ग्लाइकोसाइलेशन। ओ ग्लाइकोसाइलेशन कब होगा, जब सेरिन की साइड चेन का OH कार्बोहाइड्रेट से, ये सेरिन की साइड चेन के OH किससे बाइंड हो जाए, कार्बोहाइड्रेट से, तो उसको बोलते हैं आप ओ ग्लाइकोसाइलेशन। तो आपको दो तरह के ग्लाइकोसाइलेशन आप पढ़ते हो, एन ग्लाइकोसाइलेशन और ओ ग्लाइकोसाइलेशन। एन ग्लाइकोसाइलेशन में, बंद करो फोन, एन ग्लाइकोसाइलेशन में कौन सा अमीनो एसिड, एस्पर्जिन, और ओ ग्लाइकोसाइलेशन में सेरिन या थ्रियोनिन। एन ग्लाइकोसाइलेशन ईआर में होता है और गोल्जी में भी होता है, लेकिन ओ ग्लाइकोसाइलेशन केवल गोल्जी में होगा। इज इट क्लियर, दीपक रिकॉल करवाओ। एन ग्लाइकोसाइलेशन का मतलब एडिशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट टू प्रोटीन। देयर टू टाइप ऑफ ग्लाइकोसाइलेशन, एन एंड ओ। एन ग्लाइकोसाइलेशन में प्रोटीन का जो एस्पर्जिन वाला एमिनो एसिड है उससे बाइंड हो रहा है आपका कार्बोहाइड्रेट, और ओ ग्लाइकोसाइलेशन में सेरिन से। और ओ ग्लाइकोसाइलेशन आप कहां पढ़ोगे, गोल्जी में, और एन ईआर में भी और गोल्जी में भी, राइट। तुमने नोटिस करा साइड चेन इन्वॉल्व हो रही है यहां पर, साइड चेन का CONS2 और साइड चेन का OH। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट, कई बार इससे क्वेश्चन उठा है इस पिक्चर से। राहुल को बोल के पानी के लिए बोलना, घर से लेकर आएगा।
एन ग्लाइकोसाइलेशन की मैकेनिज्म जो ईआर में होती है वो मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूं, राइट। ये प्रोटीन आपकी ईआर में आ रही है और इस प्रोटीन की सिग्नल सीक्वेंस हटी जाती है और इस प्रोटीन पर होना है एन ग्लाइकोसाइलेशन, और एन ग्लाइकोसाइलेशन के लिए अमीनो एसिड कौन सा चाहिए प्रोटीन पर? एस्पर्जिन। और इस पर आपको अटैच करना है कार्बोहाइड्रेट। इस ये पूरा ओलिगोसेकेराइड, ये कार्बोहाइड्रेट, इस कार्बोहाइड्रेट को इस पर अटैच करना है। कैसे अटैच होगा? एक मेम्ब्रेन में आपका एक होता है डोलिकोल, मेम्ब्रेन में पाया जाता है डोलिकोल, लॉन्ग कार्बन की चेन वाला एक एल्कोहल, डोलिकोल। और इस डोलिकोल पर बाइंडेड है आपका ये ओलिगोसेकेराइड। डोलिकोल किसके लिए कार्बोहाइड्रेट को रख रखा है? इसको इस पर ट्रांसफर करेगा। डोलिकोल से ये पूरा ओलिगोसेकेराइड ट्रांसफरेज एंजाइम की एक्टिविटी से कहां ट्रांसफर हो गया? एस्पर्जिन पर, राइट। इसमें कौन कौन से वाले शुगर थी? 3 ग्लूकोज, मैनोज, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 मैनोज और 2 एन एसिटिल ग्लूकोज अमीन, राइट। 1 2 3 और 9 12 13 14। क्या तो मेरी बात समझे? 3 ग्लूकोज, 9 मैनोज और 2 एन एसिटाइल ग्लूकोजामिन कहां से कहां ट्रांसफर हुए? डोलिकोल से एस्पर्जिन। और इसको आपने क्या बोला? एन ग्लाइकोसाइलेशन। डोलिकोल लिपिड कैरियर से यहां पर ट्रांसफर हो गए, राइट। अब देखना अब क्या कर रहा है, ये वाली जो 3 ग्लूकोज है ये रिमूव हो जाएंगे, ये पार्ट ये ईआर में हो जाएगा। अब बताओ आपकी जो फाइनल इस प्रोटीन में जो कार्बोहाइड्रेट अटैच हुआ या एन ग्लाइकोसाइलेशन था, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, ईआर में जब ग्लाइकोसाइलेशन हुआ तो उस ओलिगोसेक्राइड्स में कौन कौन सी शुगर थी? तो आप क्या बोलोगे? 9 मैनोस, 2 एन एसिटाइल ग्लूकोज अमीन, और साथ में 3 शुगर भी ऐड हुए तो थे ना एक बार, लेकिन उनका क्या हो गया? रिमूव। अब ये जो आपकी प्रोटीन कहां ईआर से किस में जाएगी? गोल्जी में। फिर गोल्जी में चेंजेस होंगे जाकर। समझ गए किस तरह से आपकी प्रोटीन के कार्बोहाइड्रेट अटैच हुआ है? इसको आपने समझा इस पिक्चर के थ्रू, और इसको बोला आपने एन ग्लाइकोसाइलेशन। डोलिकोल याद रहेगा। आगे बढ़िए, थ्योरी पढ़ो इसकी। एन लिंक्ड ग्लाइकोसाइलेशन की एक्टिव हो कहां पर? एडिशन करवा रहे हो किसका? किस पर? एस्पर्जिन पर। उस प्रोटीन में जिस पर आप एन ग्लाइकोसाइलेशन करवा रहे हो उसमें क्या होना चाहिए? एक तो एस्पर्जिन, एक्स, एक्स का मतलब कोई भी अमीनो एसिड प्रोलीन को छोड़कर, और सिरिन, सिरिन भी हो सकता है, थ्रियोनिन। और यहां पर आपको क्या अटैच कर दोगे आप? ओलिगोसेकेराइड। ये कोसिक्वेंसेस होती है, कॉन्सिक्वेंसेस। एंजाइम कौन सा चाहिए आपको? ट्रांसफरेज, जो कहां से कहां ट्रांसफर कर रहा है? डोलिकोल फोस्फेट से शुगर को कहां पर अटैच किया? एस्पर्जिन पर। यस, मुझे याद हो गया। यहां देखना, शुगर चेन बिल्ट हुई थी पहले एक लिपिड कैरियर जिसको आपने बोला डोलिकोल फोस्फेट, जो कहां था? ईआर की मेम्ब्रेन पर। कौन कौन से कंपोनेंट थे, मतलब कौन कौन सी शुगर थी उसमें? 3 ग्लूकोज, रन करना पड़ेगा। एन ग्लाइकोसाइलेशन जो फर्स्ट हुआ, 3 ग्लूकोज, 9 मैनोज और 2 एन एसिटाइल ग्लूकोज। पूछा गया क्वेश्चन है ये, लेटेस्ट में पूछा गया ये, राइट। टोटल कितनी शुगर अटैच हुई थी? 14। ठीक है, एन ग्लाइकोसाइलेशन में। मुझे यहां तक क्लियर हो गया है और मैंने यहां तक समझ लिया है कि हमारी एक सिक्रेटरी ग्लाइकोप्रोटीन में
एंड ग्लाइकोसाइलेशन किस प्रकार होता है ईआर में। ओके, नाउ ईआर में एक और काम हो रहा है। ईआर में तो बहुत चेंजेस होते हैं, ईआर में और क्या काम हो रहा है वो देखो। सपोज मेरी जो प्रोटीन है ना, जीपीआई का फुल नेम देखो, ये प्रोटीन प्लाज्मा मेम्ब्रेन में पहुंचने वाली जो अभी ईआर में थी, और आपने ये बीच में ये एंकर लगाए, इसका नाम है जीपीआई। जीपीआई का मतलब ग्लाइकोसिल, ग्लाइकोसिल का मतलब ये कार्बोहाइड्रेट वाला पार्ट, फोस्फेटिडिल, फोस्फेटिडिल ये वाला फोस्फेटिडिल इनोसिटोल, ग्लाइकोसिल फोस्फेटिडिल इनोसिटोल, और यहां पर इथेनोलामिन भी होता है। जीपीआई एंकर के द्वारा प्रोटीन का कौन सा वाला टर्मिनल बाइंड करता है, सी टर्मिनल। ये आपको रिमेंबर रखने वाली थिंग्स है ये सब। जीपीआई एंकर, जीपीआई जो ये जीपीआई ने प्रोटीन के कौन से टर्मिनल से बाइंड करा, सी टर्मिनल से। देखना क्या समझा रहा है ये। जीपीआई एंकर प्रोटीन एंकर्ड होती है, एक सेकेंड, तुम बता सकते हो ये आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये सेल बना रही हूं मैं, मुझे जीपीआई एंकर प्रोटीन यहां दिखाना है या यहां, फर्स्ट कंडीशन या सेकंड कंडीशन, फर्स्ट, क्योंकि जीपीआई एंकर प्रोटीन आपकी साइटो ईसीएम की तरफ होती है। साइटोसोलिक क्यों बोल रहे हो, या तो ईसीएम है ना, तो आपको जीपी एंकर्ड प्रोटीन आउटर सरफेस पर पहुंचानी है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के आउटर लेयर पर। तो आप बता सकते हो ईआर की कौन सी मेम्ब्रेन पर बनती होगी ये। अगेन एक कॉन्सेप्ट समझना, ये आउटर सरफेस, आउटर लीफलेट, और ये इनर लीफलेट, और इस आउटर लीफलेट पे मैं दिखाती हूँ आपको जीपीआई एंकर्ड प्रोटीन, और ये जीपीआई एंकर्ड प्रोटीन ईआर की मेम्ब्रेन से पहुंची है। ईआर की हर मेम्ब्रेन के दो पार्ट, मोस्ट ऑफ मेम्ब्रेन के दो पार्ट, ये आउटर लीफलेट ईआर का और ये इनर लीफलेट। पता है जीपीआई एंकर्ड प्रोटीन है ना आपकी इनर लीफलेट में बनी है, क्योंकि जो प्लाज्मा जो ईआर की इनर लीफलेट में होता है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की आउटर लीफलेट में पहुंचेगा, जो ईआर की आउटर लीफलेट में होगा वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की इनर लीफलेट। जो प्रोटीन जीपीआई एंकर्ड प्रोटीन आउटर लीफलेट में है तो ईआर की इनर लीफलेट में बना है, साइटोसोल से अवे इनर लीफलेट में। यस, क्या समझा रखा है इस पिक्चर में। जीपीआई एंकर प्रोटीन कहां पर पाई जाती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की आउटर सरफेस पर, बाय एक बीच में जीपीआई होता है, कौन से टर्मिनल पर, सी टर्मिनल पर। जीपीआई एंकर ज्वाइन करता है सी टर्मिनल अमीनो एसिड, और कौन सा वाला बीच में एक था, इथेनॉल अमीन, विच इज लिंक्ड टू oligosaccharide that consist 3 mannose 1 glucosamine residue. The oligosaccharide is conjoined to inositol head group of phosphatidyl inositol. 2 fatty acid chain of lipid are embedded in the plasma membrane. चलो बनाओ एक बार जीपीआई एंकर प्रोटीन मेरे साथ में, जीपीआई बनाना है। देखना एक बार स्क्रीन पर देखो, ये मेरी एक जीपीआई एंकर्ड ये प्रोटीन, और इस प्रोटीन को मेरे को इसमें असेंबल करने के लिए जीपीआई का यूज करना है। जीपीआई का फुल नेम ग्लाइकोसिल फोस्फेटिडिल और इनोसिटोल, ग्लाइकोसिल फोस्फेटिडिल इनोसिटोल। क्या क्या है देखना है इसमें, इधर देखिए, ग्लिसरॉल के 2 फैटी एसिड, ग्लिसरॉल के 3rd कार्बन पे फोस्फेट, इस पिक्चर को मैंने बोला फोस्फेटिडिल, यहां पर मैंने जोड़ दिया इनोसिटोल, इनोसिटोल से मैंने जोड़ दी शुगर, उस शुगर में थी 3 मैनोस और 1 ग्लूकोजामिन, ग्लूकोज
अमीन। और तुम पढ़ रहे हो ग्लाइकोसिल, ये वाला 3 अमीनोस और 1 ग्लूकोज को मैंने क्या बोला, ग्लाइकोसिल। फोस्फेट को मैंने बोल दिया, इस पूरी पिक्चर को बोला फोस्फेटेडिल। और यहाँ पर एक और बीच में क्या डिटेल लिया, इथेनोलामीन। और कौन सा वाला टर्मिनल यूज किया प्रोटीन का, सी टर्मिनल। क्या तुम मेरी बात समझे? जीपीआई में क्या क्या निकला, फोस्फेटिडिल, इनोसिटोल, ओलिगोसेक्राइड, इथेनॉल। और ये इसको आपने बोला जीपीआई एंकर, जो प्लाज्मा नहीं ईआर की कौन सी मेम्ब्रेन में बन रहा है, आउटर में या इनर में, इनर में। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन की कहां पे पहुंच रहा है, आउटर। अब करो इसकी रीडिंग, अब तुमको समझ में आएगी। Ethanol which is linked oligosaccharide that consists, right, oligosaccharide is conjoined to inositol head group of phosphatidyl inositol, that two word, वो सारी बातें, राइट। आपने प्रोटीन में कौन कौन से चेंजेस किए हैं अभी तक, ईआर में प्रोटीन में कौन कौन से चेंज, प्रोटीन की फोल्डिंग हुई चैपेरोन्स की मदद से, डाइसल्फाइड बॉन्ड बनाओ, आगे बोलिए, ग्लाइकोसाइलेशन, एन ग्लाइकोसाइलेशन, एन ग्लाइकोसाइलेशन जो ईआर में हुआ था, 3 ग्लूकोज 9 मैनोज, 2 एसिटिल ग्लूकोज अमीन, 2 लिकोल फॉस्फेट से ट्रांसफर हुए थे एस्पर्जिन पर। फिर आपने पढ़ा ये इससे पहले जीपीआई एंकर्ड प्रोटीन जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बनती है, वो भी कहां बनती है, ईआर में। कंफ्यूज हो जाती हो तुम एग्जाम में, गोल्जी में, ईआर में, ये काम हो रहा है ईआर में। नाउ नेक्स्ट ये देखिए क्या, आपने बनाई थी इस तरह से प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जब मैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन आपको पढ़ाई थी। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन की कुछ पेरिफेरल प्रोटीन जैसे रेस, एसआरसी के पेरिफेरल प्रोटीन, ये प्रोटीन है। और आपका टॉपिक प्रोटीन मॉडिफिकेशन ही तो पढ़ चल रहा है, ये प्रोटीन्स। और ये प्रोटीन अटैच हुई थी मेम्ब्रेन में, जो लिपिड था उससे अटैच थी। तो आपको ये समझना है कि प्रोटीन का अटैचमेंट किसके साथ में, लिपिड के साथ में। आपने जो जस्ट प्रीवियस टॉपिक पढ़ा था, प्रोटीन का अटैचमेंट कार्बोहाइड्रेट से करवाया था। अब प्रोटीन का अटैचमेंट किसके साथ में करवा रहे हो, लिपिड के साथ में। और ये कहां की प्रोटीन है आपकी, मेम्ब्रेन वाली प्रोटीन। और मेम्ब्रेन वाली जो प्रोटीन है वो कहां से कहां पहुंचती है, ईआर से गोल्जी। और अभी आपकी प्रोटीन है कहां, ईआर में। देखो ये पिक्चर, ये प्रोटीन मेम्ब्रेन में किसके साथ में ऐड हो रही है, मिरिस्टिक एसिड। कितने कार्बन की थी मिरिस्टिक एसिड, 14। पहले भी मैंने तुमको बताया था, जब प्रोटीन मिरिस्टिक एसिड से जुड़ती है तो प्रोटीन का एन टर्मिनल पर कौन सा वाला अमीनो एसिड पार्टिसिपेट करता है, ग्लाइसिन। होप सो तुमको याद होगा, वेरी इंपॉर्टेंट स्लाइड। प्रिनाइलेशन, अगर लिपिड आपकी फेरेंसिल है या प्रिनाइल ग्रुप है, लॉन्ग कार्बन की चेन है, तो ये प्रोटीन के जो सिस्टीन है, ठीक है ना, उससे बाइंड करेगी। कौन सा वाला टर्मिनल था ये, सी टर्मिनल। क्वेश्चन पूछा गया था ये। रेस मैंने आपको बताया था ना, रेस, रेस में क्या था, कैसे जुड़ती थी रेस, एक ही सिस्टीन, एक तो जस्ट सी टर्मिनल वाला, और एक कुछ डाउन स्ट्रीम जो सिस्टीन होता था उससे, एक पामिटिक एसिड से जुड़ता था और एक प्रिनाइल से जुड़ता था। होप सो तुमको मेरी सारी बातें याद होंगी, तो मैं इसको शॉर्ट में ही करवा रही हूँ। पामिटिक एसिड, जब आपकी फैट प्रोटीन, ये प्रोटीन पामिटिक एसिड से जुड़ेगी तो कौन सा वाला अमीनो एसिड यूज होता है, प्रोटीन सिस्टीन का, राइट। ये चीजें याद रखना। आपने पढ़ा है लिपिड पर एडिशन करवाया, lipid addition to inner phase of plasma membrane protein, many protein associated with the inner phase of plasma membrane are modified by
एडिशन ऑफ लिपिड। एन मिरिस्टोलाइजेशन का मतलब प्रोटीन के क्या जोड़ना, मिरिस्टिक एसिड। मिरिस्टिक एसिड कितने कार्बन का था, 14। कौन सा अमीनो एसिड पार्टिसिपेट, कौन सा अमीनो एसिड, ग्लाइसिन। एन टर्मिनल पर तो कौन सा अमीनो एसिड होता है, मिथ्योनिन। तुम सबको पता है जो सबसे पहला अमीनो एसिड का बनता है, मिथ्योनिन। लेकिन मिथ्योनिन का तो रिमूवल हो जाएगा और कौन जुड़ेगा उससे, ग्लाइसिन। नाउ प्रिनाइलेशन का मतलब प्रिनाइल, पेरेंसिल, लॉन्ग कार्बन की चेन, उसका जुड़ना। कौन सा अमीनो एसिड पार्टिसिपेट करता है सी टर्मिनल पर, सिस्टीन। पामिटोलाइजेशन में पामिटिक एसिड का जुड़ना, ठीक है, कौन से वाले सिस्टीन, जो इंटरनल सिस्टीन। ये क्या था, कैलनेक्सिन और कैलरेटिक्यूलिन, चैपेरोन था। क्या कर रहा है देखना, करेक्ट फोल्डिंग करवा रहा है। वही कौन सी वाली प्रोटीन की करा रहा था, केवल प्रोटीन की, ग्लाइकोप्रोटीन की, क्योंकि ये कौन से वाले चैपेरोन थे, लेक्टिन चैपेरोन। और लेक्टिन चैपेरोन किससे बाइंड करते हैं, प्रोटीन से या ग्लाइकोप्रोटीन से, ग्लाइकोप्रोटीन से। ईआर क्वालिटी कंट्रोल, इस बात को समझना। अभी मैंने आपको बोला सपोज ये ईआर है और ईआर से आपकी प्रोटीन या तो ये वाली या कोई भी किस में पहुंचेगी, गोल्जी में। अगर वो प्रोटीन मिसफोल्डेड है, गलत पैक हुई है, तो उसको पहुंचना चाहिए यहां पर, नहीं। तो ईआर में होता है चेकिंग, इसको बोलते हो आप ईआर क्वालिटी कंट्रोल, जो क्या करता है, करेक्टली फोल्डेड प्रोटीन को ही कहां पर ट्रांसपोर्ट होने देता है, गोल्जी में। और जो मिसफोल्डेड प्रोटीन है वो कहां रहेगी, ईआर में। मिसफोल्डेड प्रोटीन ईआर एसोसिएटेड डिग्रेडेड, जो मिसफोल्डेड प्रोटीन है उसको डिग्रेड करने के लिए कहां भेजा जाएगा, साइटोसोल में। और साइटोसोल में यूवी क्यूटेनिन प्रोटियोसोम डिग्रेडेशन मेथड से वो डिग्रेड कर दिया जाएगा। वो कैसे करे जाएगा, वो देखो इस पिक्चर से। देखो बहुत शानदार पिक्चर है, इस पिक्चर को आप लोग समझो पहले। क्या समझा है इस पिक्चर में, बोलिए स्टूडेंट्स। हाँ, प्रोटीन आपकी कहां पहुंच रही है, ईआर में। चैपेरोन करेक्टली फोल्डेड है तो गोल्जी में पहुंच जाएगी, अगर मिसफोल्डेड है तो ईआर से वो कहां पहुंचेगी, साइटोसोल में। और साइटोसोल में जब ये प्रोटीन पहुंचेगी तो उसका क्या होगा, डिग्रेडेशन। डिग्रेडेशन कैसे होगा वो मैं तुमको समझा रही हूं नेक्स्ट स्लाइड से, समझे। हमारी ये प्रोटीन है जो मिसफोल्डेड है, और मिसफोल्डेड प्रोटीन का हमको करना है डिग्रेडेशन। डिग्रेडेशन करने के लिए ईआर से इसको एक्सपोर्ट कर दिया गया है साइटोसोल में। और साइटोसोल में किस तरह से डिग्रेडेशन हो रहा है वो मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। साइटोसोल में एक प्रोटीन मिली यूवी क्यूटिनिन, यूवी क्विट। क्विट का मतलब रोकना, बंद कर देना, क्विट। और इस प्रोटीन का नाम है यूवी क्यूटिनिन। यूवी क्यूटिनिन प्रोटीन, यूवी क्यूटिनिन क्या होती है, एक स्मॉल प्रोटीन होती है यूवी क्यूटिनिन। और यूवी क्यूटिनिन जिस भी प्रोटीन पर यूवी क्यूटिनिन बाइंड हो जाती है उस प्रोटीन का डिग्रेडेशन होना ही है। जिस भी प्रोटीन को आपको डिग्रेड करना है उस प्रोटीन पर आपको क्या बाइंड करना है, यूवी क्यूटिनिन। देखना कैसे, आपका इस प्रोटीन को डिग्रेड करना था क्योंकि ये प्रोटीन मिसफोल्डेड थी, और आपने क्या बाइंड करा इस पे, यूवी। पहले तो आपको समझना है कौन इस पर यूवी क्यूटिनिन बाइंड करेगा, फर्स्ट क्वेश्चन। चलो देखते हैं, E1, E2 और E3।
ये 3 एंजाइम, इन 3 एंजाइम की मदद से यूवी क्यूटिनिन लाइगेट हो रहा है प्रोटीन पर। तो मैं बोल दूं इन एंजाइम का नाम यूवी क्यूटिनिन लाइगेज। यूवी क्यूटिनिन लाइगेज पर पहले यूवी क्यूटिनिन बाइंड हुई और कहां पर ट्रांसफर कर दी गई है? प्रोटीन पर। अब इस प्रोटीन पर यूवी क्यूटिनिन बाइंड हो गई है। डन यहां तक। अब इसके बाद में क्या होगा? एक पूरे प्रोटीन का कॉम्प्लेक्स, जिसको आपने बोला प्रोटियोजोम। जब भी तुम ऐसे प्रोटियोजोम का नाम समझो सुनोगे ना स्टूडेंट, समझ जाना प्रोटीन का डिग्रेडेशन करने वाली एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर। प्रोटियोजोम कौन से प्रोटीन का डिग्रेडेशन कर पा रहा है? जिस प्रोटीन पर क्या बाइंड है? यूबिक्यूटिनिन। और इस प्रोसेस में एटीपी यूज हो रही है। क्लियर? प्रोटियोजोम यूबिक्यूटिनिन डिग्रेडेशन मेथड आपने पढ़ा। क्या क्या समझाया दीपक मैंने? जिस प्रोटीन को डिग्रेड होना है उस पर क्या बाइंड करा पहले हमने? यूबिक्यूटिनिन। किसकी मदद से? यूबिक्यूटिनिन लाइगेज। राइट है। और इस वाले पाथवे को आपने बोला यूबिक्यूटिनिन प्रोटियोजोम पाथवे। पहले आपने क्या किया? एंजाइम E1 है ना, उसको एक्टिवेटेड किया। एंजाइम E1 को एक्टिवेटेड करने के बाद E2 फिर E3, इन सब की मदद से यूबिक्यूटिनिन कहां पर लाइगेट हो गई है? आपकी प्रोटीन पर। ठीक है। फिर उसके बाद में प्रोटियोजोम। एक प्रोटियोजोम में कौन से एंजाइम पाए जाते हैं? प्रोटियोजोम प्रोटीएज। प्रोटीएज का मतलब वो एंजाइम जो प्रोटीन को डिग्रेड करे, और हो जाती है आपकी प्रोटीन डिग्रेड। ओके। यस स्टूडेंट्स, अभी आपका टॉपिक चल रहा था प्रोटीन मॉडिफिकेशन इन द ईआर। दो प्रकार की ईआर होती है, एक होती है रफ ईआर और एक होती है स्मूथ ईआर। प्रोटीन वाला जो मॉडिफिकेशन है वो होती है रफ ईआर पर। रफ ईआर का मतलब जिस ईआर से राइबोसोम बाइंड रहे। अब मैं तुमको पढ़ा रही हूँ स्मूथ ईआर। स्मूथ ईआर का कोई रोल नहीं है प्रोटीन मॉडिफिकेशन से। तो आप इस टॉपिक को क्यों पढ़ा रहे हो? क्योंकि इसका लिंक है लिपिड से। आपकी मेम्ब्रेन में दो चीजें होती है, लिपिड और प्रोटीन। प्रोटीन तो पहुंचाई जाती है किससे? रफ ईआर से। और लिपिड पहुंचाई जाती है स्मूथ ईआर। क्लियर? तो हम पढ़ रहे हैं स्मूथ ईआर। और स्मूथ ईआर मेजर साइट है लिपिड सिंथेसिस की। स्मूथ ईआर के नाम से आपको याद आना चाहिए एक तो लिपिड सिंथेसिस और एक डिटॉक्सिफिकेशन। जो डिटॉक्सिफिकेशन का मतलब जो टॉक्सिक कंपाउंड है उसको डिटॉक्सिफाई करने का काम भी स्मूथ ईआर में पाया होता है। और डिटॉक्सिफिकेशन हमारे लीवर सबसे ज्यादा करता है। तो लीवर में मैं बोलूंगी एसईआर का नंबर सबसे ज्यादा पाया जाता है। राइट? स्मूथ ईआर में कौन कौन से फंक्शन होते हैं? चलो बताइए। स्मूथ ईआर में लिपिड सिंथेसिस, सेकंड बोलना डिटॉक्सिफिकेशन। कोलेस्ट्रॉल का नाम सुना है? पूरा हमने पढ़ा है। कोलेस्ट्रॉल का जो बायोसिंथेसिस है उसमें एंजाइम स्मूथ ईआर की मेम्ब्रेन पर थे। तो ये किस में भी मदद करेगा? कोलेस्ट्रॉल बायोसिंथेसिस। एसईआर का अमाउंट आपको कौन से वाले ऑर्गन में ज्यादा मिलता है? लीवर। देखना क्या क्या। स्मूथ ईआर मेजर साइट है लिपिड सिंथेसिस की। इसमें इसकी मेम्ब्रेन पर राइबोसोम मिलेंगे? नहीं मिलेंगे। इंपॉर्टेंट है लिपिड के, कौन सी वाली लिपिड की प्रोडक्शन में? मेम्ब्रेन लिपिड की प्रोडक्शन में। किसमें मेनली सबसे ज्यादा पाई जाती है? लीवर सेल, मसल सेल्स एंड स्टेरॉइड को सिक्रेट करने वाली सेल्स में। कौन से वाले लिपिड आपके प्लाज्मा मेम्ब्रेन के लिपिड कहां से कहां पहुंचते हैं? स्मूथ ईआर की मेम्ब्रेन में बनेंगे और स्मूथ ईआर की मेम्ब्रेन से गोल्जी की मेम्ब्रेन और गोल्जी मेम्ब्रेन से वेसाइकल से होते हुए प्लाज्मा मेम्ब्रेन। कौन से वाले लिपिड स्मूथ ईआर में बनते हैं? क्योंकि मेम्ब्रेन के लिपिड दो प्लेस पर बनते हैं। बता सकते हो कहां कहां?
मेम्ब्रेन में पाए जाने वाले लिपिड, एक तो स्मूथ ईआर की मेम्ब्रेन पे बन रहे, एक और बताइए। गोल्जी की मेम्ब्रेन में। गोल्जी और स्मूथ ईआर दोनों ही मेम्ब्रेन लिपिड्स को बनाती है। अब तुमको ये समझना है कि हमने इतनी सारी वैरायटी देखी थी मेम्ब्रेन लिपिड की, तो कौन से वाले मेम्ब्रेन के लिपिड एसईआर में बन रहे हैं, स्मूथ ईआर में, और कौन से वाले मेम्ब्रेन वाले लिपिड गोल्जी में बनेंगे। क्लियर? तो अभी आप फर्स्ट कैटेगरी कौन से, ये वाले लिपिड, फोस्फोलिपिड, कोलेस्ट्रॉल, ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल, मतलब कौन से वाले, जो हम ग्लिसरॉल बनाते थे, दो फैटी एसिड, यहां पर फोस्फेट, ये आपके कहां बनेंगे, एससीआर में। कोलेस्ट्रॉल भी, ट्राइएसाइल ग्लिसराइड जिसमें तीनों फैटी एसिड, जो स्टीरॉयड हार्मोन, और कुछ सम स्फिंगोलिपिड। यहाँ पे ग्लाइकोलिपिड तुमने लिखा देखा है, ग्लाइकोलिपिड, ग्लाइकोलिपिड जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में ग्लाइकोलिपिड मतलब गैंग्लियोसाइड, उसका प्रोडक्शन होता है गोल्जी में। बहुत इंपॉर्टेंट है, मुझे नहीं पता तुमको कितनी बातें याद रहेंगी, सब रिवीजन का खेल है। ग्लाइकोलिपिड, ग्लाइकोलिपिड का मतलब गैंग्लियोसाइड, गैंग्लियोसाइड का मतलब बता सकती हो, स्पिनगोसिन, फैटी एसिड प्लस कार्बोहाइड्रेट। गैंग्लियोसाइड का या ग्लाइकोलिपिड का प्रोडक्शन होता है गोल्जी में, और बाकी इन सब लिपिड का प्रोडक्शन सिंथेसिस कहां हो रहा है, एससीआर में। यहां देखना आपको क्या समझा रखा है, किसका सिंथेसिस समझा रहा है, फोस्फोलिपिड का। ये ग्लिसरॉल, ये दो फैटी एसिड, ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट था, उस पर दो फैटी एसिड का एडिशन हुआ। ये तुम मुझे बता सकते हो कहां पर हो रहा है ये काम, कहां की मेम्ब्रेन है ये, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की या स्मूथ ईआर की, स्मूथ ईआर। स्मूथ ईआर की मेम्ब्रेन के दो लीफलेट, ये इनर लीफलेट और ये आउटर लीफलेट, समझनी पड़ेगी बच्चों। और ये आपका बन रहा है आउटर लीफलेट, ये साइटोसोल। जब ये मैं ईआर की मेम्ब्रेन बनाऊंगी तो ये आउटर मेम्ब्रेन, ये इनर मेम्ब्रेन, और आउटर मेम्ब्रेन में आपका बन रहा है फोस्फेटिडिल कोलिन, या जो हम फोस्फोलिपिड पढ़ते थे, कितनी वैरायटी तुमको याद होगी, अब मैं रिवीजन नहीं कराऊंगी उनका, वो सब हम पढ़ चुके थे। तो इन शॉर्ट हम बोल सकते हैं कि जो फोस्फोलिपिड है वो स्मूथ ईआर की आउटर लीफलेट में। तो इसका मतलब आउटर लीफलेट तो बड़ी होती जाएगी, क्योंकि आउटर लीफलेट की और इनर लीफलेट आपकी इतनी छोटी रहेगी। फिर हम क्या बोलेंगे, आउटर लीफलेट से इनर लीफलेट में इन लिपिड का मूवमेंट होगा। तुम बता सकते हो कौन से एंजाइम से, फ्लिप फ्लिपो फ्लिपेज या फ्लिपो, वो स्लोपेज या फ्लिपेज, आउटर से इनर फ्लिपेज। फिर इधर भी और इधर दोनों जगह क्वांटिटी इक्वल हो जाएगी। लेकिन याद रखना स्मूथ ईआर की आउटर लीफलेट में किसका सिंथेसिस हो रहा है, आपके फोस्फोलिपिड्स का। ये पिक्चर आपको क्या समझा रहा है, ये पिक्चर हमको समझा रहा है क्या, ये ईआर की मेम्ब्रेन स्मूथ ईआर की, ये आउटर और ये इनर। तुम देखना न्यू लिपिड कहां बन रहे हैं आपके, न्यू फोस्फोलिपिड आउटर में, फिर ईंधन में तो कम रह जाएंगे इनर लीफलेट में, लेकिन लिपेज की एक्टिविटी से। क्लियर? जो ईआर की इनर मेम्ब्रेन में बनता है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की आउटर में जाएगा। ऑलवेज रिमेंबर दिस। ये मेरी सारी बातें यहां तक, स्मूथ ईआर ये भी हो गया, ये हो गया है। नेक्स्ट देखना क्या लिखा रखा है इसमें आज ये, हाँ, ट्रांसलोकेशन फोस्फोलिपिड का कहां पर, क्योंकि कौन से वाली साइड बनता है फोस्फोलिपिड, साइटोसोलिक, और साइटोसोलिक साइड पे, और साइटोसोलिक साइड से इनर साइड में कैसे जाएगा,
कौन से वाले एंजाइम की एक्टिविटी से? फ्लिपेज। ठीक है ना, ये ध्यान रखना। अदर फंक्शन ऑफ एससीआर, एससीआर और क्या काम करवाता है? डिटॉक्सिफिकेशन। एससीआर में एक एंजाइम पाया जाता है साइटोक्रोम P450 एंजाइम, जो डिटॉक्सिफिकेशन करवाता है ड्रग्स का, टॉक्सिन्स का। कैल्शियम का स्टोरेज भी होता है, कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म होता है, लिपिड का मेटाबॉलिज्म। एक और इंपॉर्टेंट वर्क जो एससीआर में चलता है, कोलेस्ट्रॉल का बायोसिंथेसिस, जो मैंने आपको प्रीवियस क्लासेस में पूरा एक्सप्लेन करा था। हो गया है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम। लिपिड का भी, लिपिड भी फॉर्म क्या कर दिया है, और प्रोटीन का भी। अब बताओ इसको कहां ट्रांसफर करना है? गोल्जी में। क्या लिखा है यहां पर? लिपिड और प्रोटीन का क्या करो? ट्रांसपोर्ट। कहां से? ईआर से। तो ईआर से जब प्रोटीन या लिपिड गोल्जी में जाते हैं तो वेसाइकल्स के थ्रू जाते हैं, और इसको आप बोलते हो वेसिकुलर ट्रांसपोर्ट। वेसाइकल्स के थ्रू, और किस में मर्ज हो जाएंगे? गोल्जी में। जो ईआर की रेजिडेंशियल प्रोटीन है, जो प्रोटीन ईआर की है, वो कहां रहेगी? ईआर में। गलती से वो अगर गोल्जी में पैक हो गई, गोल्जी में चली गई वेसाइकल से होती हुई, फिर से उसको कहां पर भेजा जाएगा? ईआर। तो मुझे बता सकते हो ईआर की रेजिडेंशियल प्रोटीन्स के नेम? कोई Ni3, Ni2, कोई भी 2 प्रोटीन्स जो ईआर की है? जैसे अभी चैप्टर 1 पढ़ा था, तो हमने बिप पढ़ा था, या पीडीआई पढ़ा था, प्रोटीन डाइसल्फाइड आइसोमरेज। ये कहाँ के एंजाइम थे, कहाँ की प्रोटीन थी? और अगर गलती से पीडीआई गोल्जी में चली गई, ठीक है, तो उसको कहां पर आना पड़ेगा? वापस ईआर में। और अगर वो वापस ईआर में नहीं आ पाई, तो साइटोसोल में या आउट ऑफ सेल? आउट ऑफ सेल। तो मेरी बात समझ गए? क्या बोला दीपक? गलती से ईआर की प्रोटीन गोल्जी में चली गई, अगर सब कुछ नॉर्मल सिचुएशन है तो गोल्जी से वो वापस ईआर में आ जाएगी। लेकिन गोल्जी से ईआर में लेकर आने वाली प्रोटीन में म्यूटेशन है, तो वो गोल्जी बोलेगा मैं क्यों रखूं इसको, और ईआर में पहुंच नहीं पाएगी, तो कहां? सेल से बाहर। उससे क्या इफेक्ट होगा तुम्हारी सेल पर, बता सकते हो? बोल बच्चे। अगर ईआर की प्रोटीन्स फिर से ईआर में नहीं आई, तो उससे आपकी सेल पर क्या इफेक्ट होगा? मिसफोल्डेड प्रोटीन है ना, क्योंकि ईआर की प्रोटीन फोल्डिंग में मदद कर रही थी, और वो प्रोटीन की कमी होती जाएगी, क्योंकि वो गोल्जी से सेल से बाहर फेंक दी जाएगी, और मिसफोल्डेड प्रोटीन का अमाउंट बढ़ जाएगा। ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था। यस। एक देखना, आपकी प्रोटीन ईआर से जाती है वेसाइकल्स के थ्रू गोल्जी में। सपोज ये जो प्रोटीन आपकी गई, ये प्रोटीन ईआर से गोल्जी में गई, वो प्रोटीन गोल्जी की नहीं है, वो प्रोटीन ईआर की है, तो वापस ईआर में आएगी। लेकिन ये कैसे पता चलेगा कि वो प्रोटीन ईआर की थी? ईआर की प्रोटीन के ऊपर, जो ईआर की प्रोटीन है उसके ऊपर एक सीक्वेंस पाई जाती है KDEL, बहुत इंपॉर्टेंट। के का मतलब, ये सीक्वेंस होती है, के का मतलब लाइसिन, डी का मतलब एस्पार्टिक एसिड, ई का मतलब ग्लूटामिक एसिड, और एल का मतलब ल्यूसिन। KDEL, ये सीक्वेंस देखो स्क्रीन पर, KDEL सीक्वेंस जिस प्रोटीन पर है वो ईआर की रेजिडेंशियल प्रोटीन है। अगर गोल्जी में चली गई तो वो तो ईआर की थी, तो उसके ऊपर क्या था? KDL, और इस KDL सीक्वेंस के कारण ये वापस कहां आएंगी? ईआर में। तो मैं KDEL सीक्वेंस को बोलती हूँ रिट्राइवल सीक्वेंस। उस सीक्वेंस के कारण हमारी ईआर की रेजिडेंशियल प्रोटीन कहां पहुंचेगी?
गोल्जी से वापस ईआर। ओके, क्या लिखा है? वेसिकुलर ट्रांसपोर्ट कहां से होगा? ईआर से। कहां पे? गोल्जी में। किसका? प्रोटीन्स का और लिपिड का। वेसाइकल के थ्रू। वेसाइकल ईआर की एग्जिट साइड से बड ऑफ होगी और फ्यूज हो जाएगी ईआर और गोल्जी इंटरमीडिएट पर। पहले ईआर और गोल्जी इंटरमीडिएट आता है, ठीक है, और फिर किस में जाएंगी वो? गोल्जी में। ल्यूमिनल ईआर प्रोटीन targeted to Golgi are bound to by transmembrane protein that are selectively packed vesicles. ER की जो रेजिडेंटियल प्रोटीन है वो कहाँ की है? ER की। उनके ऊपर कौन सी वाली सीक्वेंस है? KDEL। वो रिट्राइवल सीक्वेंस है। कहां पर पाई जाती है प्रोटीन के? एन टर्मिनल पर या सी टर्मिनल पर? याद रखना, सी टर्मिनल पर पाई जाती है। अगर ये प्रोटीन जो ER की थी कहां पर एक्सपोर्ट हो गई? गोल्जी में। वापस रिसाइकलिंग हो जाएगी किसमें? ईआर में। राइट? कैसे होगी वो समझो। इस पिक्चर को देखते हैं पहले और मैं आपको बताती हूँ। ईआर वाली प्रोटीन पहुंच गई थी गोल्जी में और इस प्रोटीन पर था केडीईएल सीक्वेंस। केडीईएल गोल्जी से एक वेसाइकल बनी और उस वेसाइकल पर एक रिसेप्टर था और उस रिसेप्टर को आपने बोला केडीईएल रिसेप्टर। और ये रिसेप्टर केवल उन्हीं प्रोटीन से बाइंड करेगा जिन प्रोटीन पर कौन सी वाली सीक्वेंस है? केडीईएल। राइट? और कहां पे पहुंचा दी जाएगी वो प्रोटीन? अगर इस केडीईएल रिसेप्टर में म्यूटेशन हो गया, केडीईएल रिसेप्टर में म्यूटेशन हो गया तो आपकी प्रोटीन कहां नहीं पहुंच पाएगी? ईआर में। तो इस प्रोटीन का क्या भविष्य है? इस प्रोटीन के पास केवल एक ही है, इसको सेल से बाहर जाना होगा। ये सब क्वेश्चन आपके पूछे गए, ठीक है, तो ध्यान रखना। चलो इस पिक्चर में क्या है आपको समझाया है। ईआर से ये मेम्ब्रेन प्रोटीन, ये ल्यूमिनल प्रोटीन वेसाइकल से होती हुई पहले गोल्जी ईआर इंटरमीडिएट पर पहुंची, फिर गोल्जी पे पहुंच रही है। यहां देखना, अगर ये गलती से ईआर की प्रोटीन आ गई तो उसके ऊपर कौन सी वाली सीक्वेंस थी? केडीएल। कौन से रिसेप्टर से बाइंड हुई? वेसाइकल्स पर उपस्थित था केडीएल रिसेप्टर। और कहां पहुंचा दी गई फिर से? ईआर। ओके, ये क्या समझाया है इस पिक्चर में आपको? बोलिए स्टूडेंट। ईआर गोल्जी, सही बोल रही हूँ? ईआर गोल्जी। जहां आ रही है वेसाइकल्स वो सिस है और जहां से जा रही है वो पार्ट ट्रांस है। कहां जाएंगी गोल्जी से? या तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल से बाहर या एंडोसोम या लाइसोसोम। ठीक है, आगे चलो। पहुंच गई है हमारी प्रोटीन वेसिकुलर ट्रांसपोर्ट के थ्रू ईआर से गोल्जी में। अब आप ये बताओ कि गोल्जी भी कुछ उस प्रोटीन पे काम करेगा या नहीं। तो अब हमको पढ़नी है गोल्जी में कौन कौन से चेंजेस होते हैं। आज हमारा पूरा टारगेट था क्या? कौन सा वाला पाथवे कंप्लीट करना? सिक्रेटरी पाथवे। और सिक्रेटरी पाथवे में मेरे को प्रोटीन ईआर, गोल्जी और लाइसोसोम। तो अब मैं नेक्स्ट अपना ये वाला टारगेट कंप्लीट कर रही हूँ। मुझे अब तुमको पढ़ाना है कि गोल्जी में हमारी प्रोटीन पहुंच गई और तुम्हारा एक और प्रोटीन, एक और टॉपिक साइमल्टेनियस चल रहा है, पोस्ट ट्रांसलेशन मॉडिफिकेशन। अब गोल्जी में कौन से मॉडिफिकेशन होंगे? देखो स्क्रीन पर कौन कौन से मॉडिफिकेशन है। प्रोटीन की प्रोसेसिंग होगी। जो प्रोटीन आपकी कहां से आई है, क्या तो उसको रिसीव करेगा और क्या करेगा? पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन, पैकिंग करेगा प्रोटीन की वेसाइकल्स में ट्रांसपोर्ट के लिए। ठीक है,
गोल्जी में ऐसे फ्लैटेंड मेम्ब्रेन लाइक स्ट्रक्चर पाया जाता है, अभी देखा ना, ये रहा गोल्जी का। तो फ्लैटेंड मेम्ब्रेन सेक, जिसको सिस्ट्रिनी बोलते हो, फंक्शनली पोलरिटी दिखाता है क्योंकि इधर सिस होता है, सिस वाले से ये रिसीव करता है ईआर की प्रोटीन्स को, और ट्रांस वाले पार्ट से ये डिस्ट्रीब्यूशन करता है। ओके, प्रोटीन ईआर से सिस गोल्जी, मीडियल गोल्जी और ट्रांस गोल्जी नेटवर्क ट्रांसपोर्ट करेगा किसके थ्रू, वेसिकल। अब ये सेकंड क्या होता है, कॉर्पस क्या होता है, ये मैं आपको सिखाऊंगी जब मैं तुमको वेसिकुलर ट्रांसपोर्ट अलग से टॉपिक पढ़ाऊंगी। क्या क्या चेंजेस होंगे, मैंने तुमको बताया था एन लिंक्ड ग्लाइकोप्रोटीन के एन लिंक्ड ग्लाइकोसाइलेशन या तो ईआर में हो सकता है, गोल्जी में, लेकिन ओ लिंक्ड ग्लाइकोसाइलेशन केवल गोल्जी में ही होगा। तो देखिए कौन कौन से ईआर में चेंजेस हो रहे हैं, कौन सा वाला ग्लाइकोसाइलेशन, एन लिंक्ड। देखना एक बार, पहले ये वाली बात देखो, ये आपकी प्रोटीन ग्लाइकोप्रोटीन ईआर से गोल्जी में आई, जब ईआर से गोल्जी में आई, ईआर में यहां पर 3 ग्लूकोज भी अटैच थे, लेकिन उन ग्लूकोज का रिमूवल हुआ। तो ईआर से जब गोल्जी में पहुंची तो 9 मैनोज लेकर और 2 एन एसिटिल ग्लूकोजामिन लेकर पहुंच गई। अब उसमें से मैनोज रिमूव हो गए और केवल कितने मैनोज बचे, 3। 9 में से 6 रिमूव हो गए और 3 रिमेन रहे, और साथ में एक दूसरी वाली मोनोसेक्राइड फ्यूकोज ऐड हो गई। अब फ्यूकोज, एन एसिटिल ग्लूकोजामिन या गैलेक्टोज, ये किधर ऐड हो गए, देखना, ये ब्लू कलर से, ये भी ब्लू कलर से, इसका मतलब ये भी एन एसिटिल ग्लूकोजामिन है, अदर शुगर से ऐड हो गई। एक बहुत अमीनो इंपोर्टेंट अमीनो एसिड, सैलिक एसिड। क्या तुम मुझे बता सकते हो सैलिक एसिड के बारे में, कौन बच्चा बताएगा सैलिक एसिड के बारे में। सैलिक एसिड एक मोनोसेक्राइड है, कौन से वाले चार्ज वाला, नेगेटिव, और सैलिक एसिड एक कार्बोहाइड्रेट है। सैलिक एसिड का एडिशन ईआर में हुआ या गोल्जी में, गोल्जी। बहुत सारी, जैसे हमने एक एग्जांपल पढ़ा था ग्लाइकोफोरिन, आरबीसी के मेम्ब्रेन पे पाई जाने वाली ग्लाइकोफोरिन हेवीली ग्लाइकोसाइलेटेड रहती है, सैलिक एसिड पाया जाता है। अब तुम समझ गई होंगी कि वो सैलिक एसिड कहां पर बाइंड करा होगा, गोल्जी। क्लियर, तो इस तरह के चेंजेस होते हैं। नेक्स्ट, ओ ग्लाइकोसाइलेशन केवल कहां होगा, गोल्जी में, केवल ग्लाइक, कौन से वाले अमीनो एसिड पर, या तो सिरिन पर या 3। पहला जो शुगर है एन एसिटिल ग्लैक्टोजामिन, राइट, उसमें था एन एसिटिल ग्लूकोजामिन। ईआर में पहला फर्स्ट कार्बोहाइड्रेट कौन सा था, एन एसिटिल ग्लूकोजामिन, और इन गोल्जी एन एसिटिल ग्लैक्टोजामिन। एडिशन हो रहा है शुगर का सीक्वेंसली, इसका मतलब समझो, जब एन एसिटिल एन ग्लाइकोसाइलेशन हुआ था, एन ग्लाइकोसाइलेशन एक एक करके शुगर ऐड हुई थी या एक साथ में सारी शुगर ऐड हुई थी, एक साथ में, लेकिन ओ ग्लाइकोसाइलेशन में सीक्वेंसली एक एक करके शुगर का एडिशन होगा, राइट। स्टूडेंट ये देखिए, ये हमारी प्रोटीन है जो अभी गोल्जी में, और सपोज इस प्रोटीन का डेस्टिनेशन है लाइसोसोम, ना कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इस प्रोटीन का डेस्टिनेशन है लाइसोसोम। लाइसोसोम में पाए जाने वाली, मतलब लाइसोसोम की तरफ जाने वाली प्रोटीन जो गोल्जी से होती हुई लाइसोसोम में जाएगी, उन प्रोटीन पर एक टैग लगाना होता है मैनो 6 फॉस्फेट का। जब भी तुमको क्वेश्चन पेपर में मैनो 6 फॉस्फेट नजर आए तो तुम समझ जाना ये प्रोटीन कहां की है, लाइसोसोम की। और ये जो टैग लगा इस प्रोटीन पर, मैनो 6 फॉस्फेट का टैग लगा, वो टैग कहां पे लग रहा है, गोल्जी। कैसे लगा, ये आपकी शुगर आई थी ईआर से,
9 मैनोज लेकर और 2 एसिटिल ग्लूकोजामिन लेकर, राइट। इस मैनोज पर यूडीपी यूडीपी का यूरिसिल डाइफॉस्फेट और यहां पर है मैनोज, सॉरी एन एसिटिल ग्लूकोजामिन, सब समझ में आ जाएगा। एन एसिटिल ग्लूकोजामिन किससे बाइंड है? यूडीपी से। ये पिक्चर यहां बाइंड हुआ, यूडीपी में 2 फॉस्फेट थी, एक फॉस्फेट के साथ एन एसिटिल ग्लूकोजामिन यहाँ पे बाइंड होंगे, इसका प्रोसेसिंग होती है। अब एन एसिटिल ग्लूकोजामिन का कोई काम नहीं है, यहाँ पर फॉस्फेट रह गया, और ये फॉस्फेट ये क्या था? मैनोज, और मैनोज के 6 नंबर पे वाले कार्बन पे क्या ऐड हो गया? फॉस्फेट। तो आपने इस टैग को बोला मैनोज 6 फॉस्फेट। कैसे लगा मैनोज 6 फॉस्फेट का टैग? किसके थ्रू? पहले कौन आया? यूडीपी ग्लूकोज, किससे बाइंड होकर? ग्लूकोजामिन से। फिर एक फॉस्फेट और ग्लूकोजामिन जुड़ा, ग्लूकोजामिन का रिमूवल हो गया। अब ये टैग, इस टैग को आपने क्या बोला? मैनोज 6 फॉस्फेट। और मैनोज 6 फॉस्फेट का टैग लगते ही ये श्योर हो गया कि ये प्रोटीन अब कहीं नहीं जाएगी लाइसोसोम के अलावा। अब ये प्रोटीन केवल कहां पहुंचेगी? लाइसोसोम में। ओके, क्या बोल रहा है? मैनोज 6 फॉस्फेट रिसेप्टर ट्रांस गोल्जी, यस, एक और बात समझो, ट्रांस गोल्जी ने वेसाइकल बनाई और उस वेसाइकल में है मैनोज 6 फॉस्फेट रिसेप्टर, मैनोज 6 फॉस्फेट रिसेप्टर। और इस रिसेप्टर से केवल वही प्रोटीन बाइंड करेंगी जिस प्रोटीन पे क्या होगा? मैनोज 6 फॉस्फेट। और ये प्रोटीन कहां पे जाएंगी? लाइसोसोम। लाइसोसोम की कम पीएच पर, लो पीएच पर इस रिसेप्टर का मैनोज 6 फॉस्फेट वाली प्रोटीन से एफिनिटी कम हो जाएगी। कहां पे पहुंच गया ये? लाइसोसोम। अब इस रिसेप्टर से रिमूव हो जाएगी आपकी ये वाली प्रोटीन जिस पर मैनोज 6 फॉस्फेट का टैग था। क्यों रिलीज करा इस रिसेप्टर ने प्रोटीन को? क्योंकि लाइसोसोम की लो पीएच पर मैनोज 6 फॉस्फेट रिसेप्टर की अपने लिगेंड से एफिनिटी कम हो गई। ये आपको समझाना पड़ेगा, ये सब क्वेश्चन पूछे गए हैं। देखना, मैनोज 6 फॉस्फेट रिसेप्टर ट्रांस गोल्जी रिकॉग्नाइज करा, मैनोज 6 फॉस्फेट टैग लाइसोसोम एंजाइम ट्रांसपोर्ट हुई क्लेथरीन कोटेड, यहाँ पे जो वेसाइकल थी उस पे एक कोटिंग प्रोटीन थी, क्लेथरीन कोटेड वेसाइकल से एंडोसोम एंड फाइनली कहां पे पहुंच गई? लाइसोसोम। लो पीएच किसकी? एंडोसोम की, जिसके कारण एंजाइम रिलीज हो गया। कहां से? मैनोज 6 फॉस्फेट रिसेप्टर से। एंजाइम कहां मूव हो गया? और रिसेप्टर फिर से कहां चला गया? गोल्जी में। क्यों गया? नेक्स्ट प्रोटीन को लेने के लिए। 3 स्लाइड्स और बच रही है। आपने गोल्जी में कौन कौन से फंक्शन पढ़े अभी तक? गोल्जी में आपने कौन कौन से फंक्शन पढ़े हैं? एन ग्लाइकोसाइलेशन, ओ ग्लाइकोसाइलेशन और लाइसोसोम में जाने वाली प्रोटीन की टैगिंग, वो भी कहां हो रही है? गोल्जी में। नेक्स्ट, एक मैंने आपको बहुत इंपॉर्टेंट बोला था, आपकी मेम्ब्रेन में कई प्रकार के लिपिड पाए जाते हैं। ग्लिसरॉल फॉस्फोलिपिड कहां बनते हैं? एसईआर में, ग्लिसरॉल फॉस्फोलिपिड। और अब मैंने यहाँ पे क्या लिखा है? ग्लाइकोलिपिड। बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्लाइकोलिपिड नाम आते ही आपको क्या याद आना चाहिए? गैंग्लियोसाइड। गैंग्लियोसाइड क्या था? स्फिनगोसिन 18 कार्बन का एक फैटी एसिड, यहां पर OH और यहां पर जुड़ा था कार्बोहाइड्रेट। इस पिक्चर को आप बोल रहे थे ग्लाइकोलिपिड, गैंग्लियोसाइड। और इसका फॉर्मेशन कहां पर होगा? गोल्जी में। गोल्जी सिंथेसाइज करता है ग्लाइको स्फिनगोलिपिड को, एडिशन करवा रहा है कार्बोहाइड्रेट का। इस इतने पिक्चर को आप सिरेमाइड बोलते थे, और सिरेमाइड पर जब शुगर अटैच हो जाएगा तो गैंग्लियोसाइड या ग्लाइकोलिपिड या स्फिनगोलिपिड। फॉर्मेशन किसका हुआ? गैंग्लियोसाइड का।
इंपोर्टेंट फॉर मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर एंड सेल रिकॉग्निशन। ये देखिए, होप सो तुमको ये मेरी बात समझ में आ रही होगी। इस पिक्चर में ये देखो, ये 18 कार्बन का आपका स्फिंगोलिपिड, यहाँ पर NH2 होता था जिससे एक फैटी एसिड जुड़ी होती थी, ये OH। इस पिक्चर को आप बोलते थे सिरेमाइड। ये मैंने आपको बहुत डिटेल से जब मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर समझाया था तब समझाई थी सारी बातें। अब इस पिक्चर पर अगर ये फोस्फोकोलिन ऐड हो जाता है सिरेमाइड पर, तो वो किस में कन्वर्ट होता है? स्फिंगोमाइलिन। और ये काम भी कहाँ हो रहा है आपका? गोल्जी में। ये सिरेमाइड बनने तक का ये काम हुआ ER में, SER में। और इस सिरेमाइड से स्फिंगोमाइलिन बनने वाला काम गोल्जी में, या सिरेमाइड से गैंग्लियोसाइड बनने वाला काम, गैंग्लियोसाइड या शुगर वगैरह अटैच होने वाला काम, ये काम भी कहाँ होगा? गोल्जी में। ये याद रखना। सेम पिक्चर, ठीक है। क्या क्या काम किए? ओ लिंक्ड ग्लाइकोसाइलेशन किए, एन लिंक्ड ग्लाइकोसाइलेशन किया, मैनो 6 फॉस्फेट का टैग लगाया, गोल्जी सिस मीडियल ट्रांस गोल्जी से कई बेसिस पर सॉर्टिंग हुई। ये आपका कंप्लीट करवाया मैंने। एक बार ये पिक्चर देखना, ये लाइजोसोम का पिक्चर है। एक बार क्या क्वेश्चन था वो देखना। लाइजोसोम में जो प्रोटीन पहुंचती है ER से गोल्जी, फिर लाइजोसोम में पहुंची। गोल्जी वाली जो प्रोटीन्स होती है वो होती है एंजाइम, क्योंकि लाइजोसोम में प्रोटीन जो पहुंच रही है वो क्या है? एंजाइम। क्योंकि लाइजोसोम में होते क्या है? एंजाइम तो होते हैं जो लो पीएच पर काम करे। एक बार क्या क्वेश्चन था, ये एंजाइम्स, और ये एंजाइम कब काम करते हैं? जब उनको मिलती है लो पीएच। सपोज ये लाइजोसोम की वेसाइकल बस्ट हो जाती है इस साइटोसोल में, और ये जो एंजाइम है सब हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होते हैं जो किसी प्रोटीन को, किसी कार्बोहाइड्रेट को डिग्रेड करते हैं, ठीक है, और लो पीएच पे काम करते हैं। इसकी लो पीएच तुमको पता है किसके कारण होती है? हाइड्रोजन पंप। कौन से टाइप के हैं? बी टाइप के, राइट। क्या क्वेश्चन बना था? अगर लाइजोसोम की वेसाइकल बस्ट हो जाए तो ये एंजाइम आपके रिलीज हो जाएंगे साइटोसोल, तो इससे आपकी सेल पर कोई इफेक्ट होगा या नहीं? क्योंकि साइटोसोल ये एंजाइम तो क्लीव करने वाले, तो साइटोसोल में जो प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट, उनको क्लीव कर सकते हैं, लेकिन ये एंजाइम कब काम करते हैं? लो पीएच पर। और आपके साइटोसोल की पीएच तो हाई होती है, तो इस हाई पीएच पर ये एंजाइम इनएक्टिव हो जाएंगे, तो आपके सेल को कोई इफेक्ट नहीं होगा। ये क्वेश्चन भी आस्किंग है। हाँ, वो उसके लिए एक दूसरा ऑटोफेगी हम पढ़ते हैं। आपको क्लियर? ये एंजाइम केवल लो पीएच पर ही काम करेंगे, हाई पीएच पे काम नहीं करते, ठीक है। एक हम टॉपिक पढ़ेंगे इससे रिलेटेड, ऑटोफेग, जिसमें हम और डिटेल पढ़ेंगे। ओके स्टूडेंट, अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक चलेगा कल, उसमें हम पढ़ेंगे प्रोटीन्स को हम पहुंचाएंगे माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, न्यूक्लियस और पेरोक्सिसोम्स, ठीक है। नाउ नेक्स्ट टुमारो, नाउ यू आर फ्री।